हो गया ये? नहीं। भाई यहाँ पे कोई तोड़ फोड़ ना किया करो, है ना? गलत चीज है ये, आप ही लोगों के लिए है। सब खराब करोगे तो कैसे होगा यार? छोड़ दीजिए, मैं कर लूंगा। कौन सा बैच है आपका? बैच 2 है? वाह। इसमें से फर्स्ट फिंगर कौन सी है? ये इधर से काउंट करते हैं? तुम लोगों को कुछ नहीं होगा? क्या फर्क पड़ता है बैच 1 या 2 बोलने से? कोई फर्क पड़ेगा तुम्हें? है? एक कह रहा है यस सर। चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कल के डाउट है कोई किसी के? पहले पूछो जल्दी जल्दी से, फास्ट। डाउट्स पूछो बेटा, पढ़ना स्टार्ट करें प्लीज। डाउट है किसी के? नहीं है? डाउट्स नहीं है? भाई तेरा बाबू कहां गया जो बुला रहा था तू यहाँ पे? झूठ बोल रहा है ना? आता ही नहीं है कोचिंग में? पूछो बेटा, डाउट है किसी का कुछ? हाँ सर, नहीं तू क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं पूछो, अभी पूछना है। तत्वों के क्वेश्चन नहीं बेटा, पहले उसका चैप्टर के बाद। ठीक है, पर क्वेश्चन बोल देकर है तो ऐसा, लेकिन मैं चाहूंगा क्वेश्चन उसके चैप्टर के बाद पूछ। क्या है यहाँ पे? 10 क्या है ये? इसमें दिक्कत क्या? अभी तो ये सेल थ्योरी पढ़ाया नहीं है बेटा, अभी पहले करा लेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ तत्वों के बाद में पूछ। जो टॉपिक हुआ नहीं होगा उसका पूछने का फायदा नहीं है। ठीक है, किसी का कोई सवाल है प्लीज पूछो। बेटा प्लीज सवाल पूछो, कुछ पूछना है किसी को, क्वेश्चन पूछो। क्या चीज? ग्लिसरॉल? हाँ ग्लिसरॉल ग्लिसरीन एक ही है। तू बायोमोलिक्यूल में पढ़ेगी आज बच्चे, बायोमोलिक्यूल में पढ़ेगी 3rd पेज पे। ठीक है ना? बाबू कौन है भाई तुम में से? बैठ जा भाई तू। तुम लोग पता है 25 साल के भी हो जाओगे, छोटू बोला जाएगा घर में, नहीं है? ये काम है इंडिया में। हाँ बेटा, मैं कह रहा हूँ एनसीईआरटी में बायोमोलिक्यूल में पढ़ेगी, ग्लिसरॉल जो है ना एक लिपिड है। लिपिड हमेशा क्या होता है? हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, लिपिड के अंदर, इधर सुनो भाई सारे, सुन लिया करो, डाउट का मतलब ये होता है तुम्हें भी सुनना है। लिपिड हमेशा हाइड्रोफोबिक होता है। ग्लिसरॉल एक प्रकार का लिपिड है, ये बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में लिखा हुआ है प्रॉपरली। ठीक है, और अगर किसी लिपिड को हाइड्रोफिलिक बनाना है तो उस पर कोई चार्ज या कुछ हमें जोड़ना पड़ेगा, जैसे हम फॉस्फेट जोड़ते हैं। क्लियर है? बोलो। ठीक है, और पूछो प्लीज पूछो। हाँ बेटा, F0 F1 पार्टिकल क्या होता है मैं तेरे को बताता हूं। जब हम माइटोकॉन्ड्रिया देखते हैं, उसकी इनर मेम्ब्रेन पर एटीपी बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, क्लियर है? पहले थोड़ा सा तेरे को मैं डायग्राम से समझा देता हूं, देख ध्यान से देख। जब तू माइटोकॉन्ड्रिया देखेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में यहां पर, इधर देखो, ये क्रिस्टे कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या है? क्रिस्टे हैं। ठीक है, क्रिस्टे मतलब इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग। तो इस पर एक चैनल होता है ऐसे, ये चैनल प्रोटोन का होता है। सही है, किसका चैनल होता है? प्रोटोन का। प्रोटोन यहां से मूव करता है ऐसे इसमें से। ठीक है, अब इस पर एक हेड लगा रहता है, इसको कहते हैं F1, और इस चैनल को कहते हैं F0। अब ये चैनल है तो कौन सी प्रोटीन हो गई? ट्रांस मेम्ब्रेन। और F1 क्या हो गया? पेरिफेरल प्रोटीन। अब सही है? अब ये हमारे सिलेबस में लिखा कहां पर है? फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में लिखा हुआ है। डन है? और पूछो बेटा, प्लीज पूछो, डाउट्स पूछो अपने, कृपया डाउट पूछें। बोल बेटा। बेटा पेरिफेरल का मतलब होता है बाहर, यहां पे बाहर का मतलब है ये मेम्ब्रेन है ना, इसके इधर भी बाहर कहलाएगा, इधर भी बाहर कहलाएगा। ये चीज समझ में आ रही? जैसे फॉर एग्जांपल ये मेम्ब्रेन है, इधर देख, ये मेम्ब्रेन है, ये डबल लेयर होगी, तो पेरिफेरल का मतलब है वो इधर भी बाहर कहलाएगी और इधर भी बाहर ही कहलाएगी। इंटीग्रल का मतलब है ऐसे। सही है? पेरिफेरल का ये मतलब नहीं है कि वो सेल के बाहर होगी, पेरिफेरल का मतलब है वो मेम्ब्रेन के या तो इस साइड होगी या इस साइड होगी। कोई डाउट है? बोलो।
ठीक है, आगे पूछो। हाँ बेटा, इंटीग्रल का मतलब होता है मेम्ब्रेन के अंदर। ट्रांस मेम्ब्रेन, देख इंटीग्रल दो तरीके की हो सकती है, इधर ध्यान से सुनियो। इधर देख, ये मेरे पास मान ले मेम्ब्रेन है। इंटीग्रल का मतलब है मेम्ब्रेन में पूरी आर पार या थोड़ी सी लगी हुई हो। ट्रांस मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि पूरी तरीके से वो आर पार होगी। सही है। तो इंटीग्रल का टाइप हो सकता है ट्रांस मेम्ब्रेन। ट्रांस मेम्ब्रेन का मतलब वो मेम्ब्रेन में पूरी आर पार है, और इंटीग्रल का मतलब पार्शली या फुली बरीड इन द मेम्ब्रेन। लिखा एनसीईआरटी ने। यस, और पूछो। बोल बोल। डिलिमिटिंग ना, डिलिमिटिंग मतलब जैसे मान ले ह्यूमन सेल है, ह्यूमन सेल ले लो या कोई भी एनिमल सेल ले लो, उसकी सबसे बाहरी परत क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। क्या चीज? कोलेस्ट्रॉल प्रोटीन नहीं है ना। कोलेस्ट्रॉल तो पहली बात लिपिड है, और वो मेम्ब्रेन के अंदर ही है, बाहर नहीं आ सकता। किसका? कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी के लिए चाहिए होता है बस। हाँ बेटा, प्लांट में नहीं होता। ये कोई बात हुई? मान लो हम कहें कि वहां पर कुछ ना कुछ तो होता हो, मतलब ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है। इसका ये मतलब थोड़ी वो अनस्टेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है, तो क्या उसमें शेप नहीं होती? हाँ, उसके अंदर साइटोस्केलेटल एलिमेंट शेप देते हैं। क्लियर है? अरे पूछो भाई। और बोलना, बोल बेटा। डीलिमिटिंग बोल तो रहा हूं, डीलिमिटिंग का मतलब होता है परत, बाहरी परत। तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो बाहरी परत है। सही है? बोलो। हाँ बेटा। लिपिड में नॉर्मली लिपिड हाइड्रोफोबिक है, उसमें फॉस्फेट जुड़ने की वजह से उसका वो हिस्सा हाइड्रोफिलिक है। यार देख, मैं तेरे से अगर इन जनरल पूछूं, लिपिड का मतलब ही होता है एक ऐसी चीज जो पानी में नहीं घुलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? लिपिड। जैसे फॉर एग्जांपल इधर मेरी मेरी बात सुन, ये प्लास्टिक पानी में नहीं घुलेगा, इसको लिपिड नहीं बोलेंगे क्योंकि ऑर्गेनिक नहीं है। ऑर्गेनिक का क्या मतलब होता है? कोई कोई लिविंग चीज बनाए। तो कोई भी ऑर्गेनिक चीज जो पानी में नहीं घुलती, नॉर्मली वो लिपिड कहलाती है। अब लिपिड की बहुत सारी टाइप है, वैक्स भी आ जाता है, मोम, वो भी लिपिड है। ठीक है। लिपिड में अगर कई बार हम कोई चार्ज ग्रुप जोड़ दें तो वो हाइड्रोफिलिक उसका वो हिस्सा बन जाता है। पर इन जनरल, मतलब नॉर्मली लिपिड को हम हाइड्रोफोबिक ही मानते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं तुझे। लिपिड का एग्जांपल पिगमेंट भी है, क्लोरोफिल, वो एक लिपिड है। हमें कैसे पता चलता है? मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा यहां पे। देखो, ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला है? C6H12O6। ठीक है। फैटी एसिड एक लिपिड है, उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। इसको अगर मैं वैसे लिखने की कोशिश करूं तो C15 की जगह C16 कर देते हैं, S36 कर देते हैं, O2 कर देते हैं। अगर कोई चीज कार्बोहाइड्रेट होती है तो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का नंबर लगभग बराबर होता है। अगर कोई चीज लिपिड होती है तो उसमें ऑक्सीजन का नंबर बहुत कम होता है। अगर आप क्लोरोफिल का फॉर्मूला देखोगे, उसमें ऑक्सीजन की संख्या बहुत कम होती है। ये एक तरीका है पहचानने का कि अगर फॉर्मूला दे रखा हो तो आप लिपिड है कि नहीं पहचान लोगे। कुछ समझ आया किसी को? मैंने ये बोला है, यदि कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन की संख्या लगभग बराबर है तो वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होता है। यदि ऑक्सीजन की संख्या कम है, ये एक पहचान है लिपिड की। ऐसे ही अगर क्लोरोफिल का फॉर्मूला देखें, C55H72O5N4 Mg है क्लोरोफिल का फॉर्मूला। इसका ये फॉर्मूला बता रहा है कि ये लिपिड है। ठीक है, बोलिए। हमने दो तीन नई बात सीख ली। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। ये लिपिड क्यों नहीं है? क्योंकि ऑर्गेनिक नहीं है। यस। ठीक है। प्लास्टिक को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, रीजन क्योंकि नेचर में इसका कोई एंजाइम नहीं है। लाइक कोई ऑर्गेनिक मटेरियल जिसका एंजाइम नहीं है, स्पोरोपोलिन है। ठीक है, एक्साइन में होता है। चलिए, चलें आगे, और पूछो कोई है? हाँ बेटा, बोल बोल। गैस वैक्यूल के पास मेम्ब्रेन होती है पर लिपिड बाइलेयर नहीं होती। इंक्लूजन बॉडी में आता है, हम ऐसा मानते हैं कि मोस्ट ऑफ द इंक्लूजन बॉडीज नॉट हैव मेम्ब्रेन। उसमें भी थोड़ी एक्सेप्शन है कि प्रोटीन की मेम्ब्रेन होती है गैस में। ठीक है। हम किसी को ऑर्गेनल तब मानेंगे जब उसके बाद किसकी मेम्ब्रेन हो? लिपिड की बाइलेयर। सही है। चलें आगे, और बताओ।
फैटी एसिड का दोनों चेन जरूरी नहीं है, छोटा बड़ा हो सकता है। फैटी एसिड में क्या होता है, मेरी बात समझ ध्यान से। फैटी एसिड में, मैं ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, एक्चुअल में क्या होगा, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में एक फर्क होता है। सैचुरेटेड वाला जिसमें सिंगल बॉन्ड है, वो बॉन्ड के अक्रॉस ऐसे घूम सकता है। अगर डबल बॉन्ड होता है तो चीज घूमती नहीं है, उसमें आप सिस ट्रांस बना लेते हो। तो जो अनसैचुरेटेड वाले की चेन होती है ना, वो कुछ इस तरीके की, अगर टेढ़ी होगी ना तो उसके पास लिपिड आसानी से जुड़ेगा नहीं। जैसे ये टेढ़ी है तो टेढ़ी रह जाएगी, क्योंकि अनसैचुरेटेड वाला घूमता नहीं है इधर उधर। सैचुरेटेड वाला जो है वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। तो हम नॉर्मली ये पढ़ाते हैं कि अगर किसी मेम्ब्रेन में अनसैचुरेटेड ज्यादा है तो वो ज्यादा फ्लूइड है, क्योंकि वो चीजें, जैसे मान लो मैं कहता हूं कोई चीज सॉलिड क्यों है, क्योंकि उसमें इंट्रामोलिकुलर फोर्स ज्यादा है। कोई लिक्विड क्यों है, कम है। ऐसे ही अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं लिपिड में, तो वो पास नहीं रह पाते ज्यादा। तो अगर थोड़ा दूर रहेंगे तो मेम्ब्रेन ज्यादा फ्लूइड हो जाएगी। ठीक है, ये तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, ये तुम हायर क्लासेस में पढ़ोगे। क्लियर है? चलें आगे। पर ये दिमाग रखो कि दोनों तरह का फैटी एसिड होता है मेम्ब्रेन में, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। पर तुम्हारी एनसीईआरटी ने स्पेशली क्या मेंशन किया है, सैचुरेटेड। कोई डाउट है? चलिए आगे चलेंगे। पूछ लो बेटा, कोई ऐसा हो जो पूछना चाह रहा हो। चलिए आ रहे हैं हम लोग इस टॉपिक पे। मुझे लग रहा है हमने ये वाली बातें सारी कर ली है। ठीक है, ये वाली बातें भी कर ली मुझे ऐसा लग रहा है, 52% प्रोटीन एंड ये सारी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फटाफट से। बात करते हैं मॉडल्स ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा अब मेरी बात सुनना ध्यान से। कहानी कैसी है, कोई लिखेगा नहीं, मेरे को 100% मेरी तरफ चाहिए। लास्ट बेंच प्लीज इधर ध्यान दे, सब लोग जो भी बैठे हैं लास्ट दूर तक, कृपया मेरी तरफ देखें और सिर्फ मेरी बात सुने। पेरिफेरल दिया ही नहीं है इसमें, तो नहीं दे रखा है एनसीईआरटी के डायग्राम में। ठीक है, क्लियर? अब मेरी बात सुनो ध्यान से बेटा। मैं आपको ये कह रहा हूं कि सबसे पहले हमने मेम्ब्रेन के बारे में जानने की कोशिश की। मेम्ब्रेन का साइज जो है वो नैनोमीटर में होता है। यदि कोई चीज, कृपया पूरा फोकस मेरी तरफ दे दें, इधर उधर कोई गर्दन हिलाता हुआ ना मिल जाए मुझे, प्लीज ध्यान दें। देखो, मेम्ब्रेन का जो होता है हमारे पास, वो नैनोमीटर में साइज होता है। यदि किसी का साइज नैनोमीटर में है तो उसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। तो हमने वेट नहीं किया, हमने आरबीसी की मेम्ब्रेन तोड़ी और उसको केमिकली स्टडी किया। जब हमने स्टडी किया तो हमें पता चला कि ये लिपिड की बाइलेयर का बना है और इसमें कुछ प्रोटीन है। ये हमें आइडिया लग गया। ठीक है, हमें ये आइडिया लग गया कि मेम्ब्रेन किसकी बनी है, लिपिड की और प्रोटीन की बनी है। अब क्या हुआ, अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरी दी या मॉडल दिए। जब हम कोई चीज बताते हैं, ध्यान से सुनेंगे, जब हम कोई चीज बताते हैं, हम सोचते हैं, तो हम कहते हैं कि हम एक थ्योरी दे रहे हैं। अगर वो 100% सही है और सब जगह एप्लीकेबल है तो हम उसे लॉ बोल देते हैं। ये चीज समझ में आ रही है? और अगर हम किसी स्ट्रक्चर को बताते हैं कि ये ऐसा ऐसा होगा तो उसे हम मॉडल बोल देते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो भाई? कोई हम चीज प्रिडिक्ट कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई देखो क्या हुआ, हमें ये तो पता चल गया बायोकेमिकल एनालिसिस से कि मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की बनी है। प्रॉब्लम कहां थी, हमें यह नहीं पता था कि लिपिड और प्रोटीन कैसे अरेंज है, यह नहीं पता था। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने क्या दिए, मॉडल दिए। अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने क्या दिए, मॉडल दिए। वो मॉडल्स क्या थे, ध्यान से सुनेंगे। वो मॉडल्स क्या थे, वो मॉडल में उन्होंने प्रोटीन और लिपिड की अरेंजमेंट बताई होगी। क्लियर है? क्या वो अरेंजमेंट हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कंफर्म कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। पर जब तक वो माइक्रोस्कोप नहीं आया तो हम क्या मानेंगे कि लिपिड और प्रोटीन की अरेंजमेंट किसके थ्रू बताई गई, मॉडल्स के थ्रू बताई गई। यहां तक कोई डाउट किसी को नहीं? तो हमारे पास कुछ मॉडल्स हैं। जैसे इसने क्या बोला था, ध्यान से सुनेंगे। डेलियन डेविसन ने बोला था कि मेरे पास ये लिपिड की बाइलेयर है। बेटा अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये एनसीईआरटी में नहीं है डेलियन डेविसन, लेकिन ये हो सकता है मैच द फॉलोइंग में मिले, और हो सकता है कि आपको इसकी जरूरत भी ना हो पता होने की। बस क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है इसलिए ऊपर के दो मॉडल बता रहे हैं। आप चाहो तो इसे भूल भी जाना, कोई जरूरी नहीं है। इसने क्या बोला था कि लिपिड की बाइलेयर है, ठीक है, और उसके ऊपर, ऊपर है प्रोटीन, अंदर नहीं है, ऊपर है। और वो किस फॉर्म में है, वो एज अ ग्लोबुलर प्रोटीन है। प्रोटीन दो तरीके की होती हैं, ध्यान देंगे सारे बच्चे, शेप के हिसाब से।
एक ऐसी लंबी होती है उसे फाइब्रस कहते हैं, और इस तरीके की होती है उसे कहते हैं ग्लोबुलर। यस, यस सर। ग्लोबुलर प्रोटीन पानी में घुलती है, यस और नो, यस और नो, यस। क्या ग्लोबुलर प्रोटीन की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर लगेगा? तुम्हारे ब्लड में 4 प्रोटीन होती हैं, फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोब्युलिन, एल्ब्यूमिन। ठीक है, अगर मान लो कोई भी जैसे एल्ब्यूमिन या जो भी कोई प्रोटीन है, मैं कह रहा हूं उसकी शेप ग्लोबुलर है, तो क्या उसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर लगेगा? यस। समझ पा रहे हो? तो कोई भी चीज अगर पानी में घुलती है उसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर लगता है, ये रोल तुम्हें मिल जाएगा ब्लड में प्रोटीन का। समझ आ रहा है? ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन पानी में घुलती है। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि जो लिपिड बाइलेयर है उसके बाहर ग्लोबुलर प्रोटीन है। किसने बोला? डेनियल डेविसन ने। रॉबर्टसन ने क्या बोला? कि बाहर जो प्रोटीन है वो कैसी है? फाइब्रस है। उनके इस मॉडल को यूनिट मेम्ब्रेन या ट्राई, ट्राई का मतलब होता है 3, लैमिलर, लैमिनर स्ट्रक्चर बोल सकते हैं या छोड़ सकते हो ये भी नाम, इसे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल बोलते हैं। क्या हमें ये डिटेल में पढ़ने है? कुछ नहीं पढ़ना। आप सिर्फ ये याद रखना कि डेनियल डेविसन ने जो प्रोटीन बाहर बोली वो ग्लोबुलर थी। वो ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे होंगे कि बाहर वाला क्यों हाइड्रोफिलिक है। यस, इन्होंने बोला कि बाहर फाइब्रस प्रोटीन की 2 लेयर हैं और फिर ये लिपिड की बाइलेयर है। इसको इन्होंने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल पे नाम दिया। क्या हमें ये दोनों बहुत डिटेल पढ़ना है? नहीं। कम समझ आया? चल जाएगा। यस, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल कौन सा है? सिंगल निकोल्सन का, जिसको हम क्या नाम देते हैं? फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल। यस, और ये हमारे पास किस ईयर में आया? 1972 में। मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा, तुम्हें अगर बाहर से क्वेश्चन गया, जैसे कि इस बार मैच द फॉलोइंग में टाटा बॉक्स करके लिखा हुआ था, हमेशा याद रखना नीट में अगर कोई क्वेश्चन बाहर जाएगा भी तो वो आप उसको इवन आउट करके या किसी और तरीके से करोगे तो बन जाता है, वो क्वेश्चन नहीं फंसेगा। ये अगर आया नाम ये और ये सिर्फ मैच द फॉलोइंग में होगा, आप आसानी से कर ले जाओगे। बस ये ध्यान रखना ये नाम किसके हैं? मॉडल्स के हैं। और वो मॉडल्स क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं? ये क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं बेटा? एक्सप्लेन हाउ हाउ लिपिड एंड प्रोटीन अरेंज है। सही है, प्रोटीन अरेंज है। यस। अब हमने जो फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल है उसमें हमने क्या बोला? क्या बोला बेटा? फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल में क्या बोला? कि जो हमारे पास लिपिड कैसी है? लिपिड बाइलेयर की फॉर्म में है। यस, जिसमें पीछे हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। हाइड्रोफिलिक क्या है? आउटर साइड है। यस, है ना? हाइड्रोफोबिक इनर साइड है, इनर साइड है। यस, ठीक है, क्लियर है। और हमारे पास प्रोटीन जो है वो 2 तरह की है, इंटीग्रल और पेरिफेरल। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे ताकि आपको ये समझ में आए। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला सिंगल निकोल्सन मॉडल ने? पहले मैं लिखने का टाइम दूंगा, इधर ध्यान दो सारे। उन्होंने क्लियरली बोला है कि ये जो लिपिड है, ये देखो ध्यान से, ये जो लिपिड है ये वाला, ये सॉलिड नहीं है ना, पूरी तरह से लिक्विड है। उसने बोला है कि मेम्ब्रेन में जो लिपिड है वो क्वासी फ्लूइड है। समझो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मेम्ब्रेन में जो लिपिड है वो क्या है? क्वासी फ्लूइड। क्या है बेटा? क्वासी फ्लूइड। देखो मेरी तरफ ध्यान से देखना। मान लो मेरे पास ये बॉटल है, मैं कह रहा हूं इसकी जो मेम्ब्रेन है वो ना सॉलिड है ना लिक्विड है, तो पहली बात तो उसकी एक शेप नहीं होगी कोई। समझ आ रहा है? ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि पूरी तरह से लिक्विड भी नहीं है, तो थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर जरूर होगा। समझ, ऐसे पॉलिथीन होती है, उसकी अपनी कोई शेप होती नहीं है, पर ऐसा थोड़ी कुछ है नहीं, कुछ तो है ना वहां पर। ये समझ पा रहे हो? तो हम यहां पर क्या बोल रहे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो मेम्ब्रेन है ना, यहां पे इन्होंने जो बोला, इन्होंने बोला कि जो लिपिड बाइलेयर है वो कैसी नेचर की है? क्वासी फ्लूइड। कैसी है? क्वासी फ्लूइड है। यस और नो? ठीक है। दूसरा उन्होंने बोला कि इस क्वासी फ्लूइड नेचर की वजह से ये प्रोटीन, ध्यान से देखिए बेटा, ये प्रोटीन ऐसे लेटरल मूव कर सकती है। दिस इज नोन एज लेटरल मूवमेंट। प्रोटीन ऐसे ऐसे जा सकती है इधर उधर। क्लियर है? यस, प्रोटीन ऐसे ऐसे जा सकती है। तो इस नेचर की वजह से, किसकी वजह से? क्वासी फ्लूइड की वजह से। तो ड्यू टू
ड्यू टू क्वासी फ्लूइड नेचर क्या होगा? मेम्ब्रेन प्रोटीन, जो मेम्ब्रेन में प्रोटीन है वो कौन सी मूवमेंट शो करेगी? शो लेटरल मूवमेंट, शो लेटरल मूवमेंट। ध्यान से सुने बेटा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, देखो सोचना ध्यान से। अगर ये मेम्ब्रेन ज्यादा लिक्विड है, ज्यादा लिक्विड की तरफ है, तो ये उतनी ज्यादा लेटरल आसानी से फ्लो कर सकती है। ये समझ पा रहे हो? उतनी ज्यादा आसानी से ये ऐसे फ्लो कर सकती है। तो एनसीईआरटी लिखती है द एबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, कितनी तेजी से वो लेटरल मूव कर सकती है, इस एबिलिटी को मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी कहते हैं। देखो मेम्ब्रेन सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, जितनी आसानी से प्रोटीन लेटरल मूवमेंट कर सकती है वो मेजर है। मेजर किस चीज का है? उसके फ्लूइड होने का मेजर है। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो। मान लो ये कम मूव कर सकती है तो मेम्ब्रेन लेस फ्लूइड है। समझ में आ रहा है? तो इस चीज को, और ये हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मेम्ब्रेन क्या है? क्वासी फ्लूइड। देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, क्वासी का मतलब होता है आधा, हाफ। हाफ लिक्विड मतलब हाफ सॉलिड, पूरी तरह से लिक्विड नहीं है, पूरी तरह से सॉलिड नहीं है। उसकी वजह से ये मूव कर सकता है ऐसे, उसकी वजह से क्या होगा? ये मूव कर सकता है। तो हम क्या लिखेंगे? एबिलिटी, एबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, सॉरी एबिलिटी ऑफ प्रोटीन ना, यस, प्रोटीन टू मूव लेटरली, लेटरली उसको क्या बोलेंगे? नोन एज फ्लूइडिटी। क्या बोल रहे हैं उसको? फ्लूइडिटी बोल रहे हैं। यस, ये बात समझ में आ रही है? अब मेरी बात सुनना ध्यान से, ध्यान से सुनना। होता क्या है कि सबसे पहले हम ये बता रहे हैं, जो सिंगल निकोल्सन का मॉडल था वो यही था कि मेम्ब्रेन जो है वो बाइलेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है। यस, उसमें प्रोटीन क्या है? इंटीग्रल है, पेरिफेरल है, ये बताया उन्होंने। पर उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बोली, भाई इधर ध्यान दे ले, इधर ध्यान दे, हंसना नहीं है, ठीक है? हाँ बच्चे देखो, मैं बिल्कुल सीरियस पढ़ाऊंगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से किसी को पसंद आए ना आए, ठीक है? तुम्हें बोरिंग फील होता वो तुम्हारी मर्जी है। रीजन क्या है? मैं 9 महीने के बाद ये इस कंडीशन में बिल्कुल नहीं आने वाला, क्योंकि आप गलत सिचुएशन में फंस जाओगे। आपको ये समझना पड़ेगा इस बात को कि आपके लिए जरूरी है ये, सही है? तो जितना पेन आपके पेरेंट्स का है, क्योंकि हमने खुद देखा है, आके आप बैग लेके पेरेंट्स के साथ आ रखे थे कि इस साल हम कर लेंगे, तो प्लीज क्लास में बैठ के सीरियस रहो और सुनो सिर्फ बात को। मैं क्या बोल रहा हूं, इधर देखो, मैं ये कह रहा हूं कि उनका जो मॉडल था वो यही था कि लिपिड की बाइलेयर है, उसके बीच में प्रोटीन है। उस मॉडल का मेन पॉइंट ये था कि मेम्ब्रेन ना सॉलिड है ना लिक्विड है, उसको उन्होंने क्या बोला? क्वासी फ्लूइड। उसकी वजह से प्रोटीन की लेटरल मूवमेंट हो रही है। यस, प्रोटीन की क्या हो रही है? लेटरल मूवमेंट हो रही है। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है। उसके अलावा प्रोटीन की एक मूवमेंट और होती है, उसे फ्लिप फ्लॉप बोल सकते हैं, पर तुम्हें करनी नहीं है वो। क्योंकि क्या होगा, कुछ प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, पर वो 2012-13 के आसपास का, वो नहीं पूछेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर रिसेंट ईयर का ही काम का होता है। क्लियर है? तो वो क्या बोल रहा है कि लेटरल मूव कर रहा है, जितनी आसानी से लेटरल मूव करेगा उसे हम क्या बोलेंगे? फ्लूइडिटी। क्या बोलेंगे? फ्लूइडिटी बोलेंगे। ये चीज समझ में आ रही है? तो हम जितना आसानी से इसको मूव करेंगे, जितनी आसानी से इसको मूव करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? फ्लूइडिटी बोलेंगे। क्लियर है? बोलो, ये क्लियर है? ठीक है। अब सुनो ध्यान से। अब हमने ये बोला है कि जो मेम्ब्रेन की का क्वासी फ्लूइड नेचर है, मतलब मेम्ब्रेन का ये नेचर बहुत सारे और फंक्शन एक्सप्लेन करता है। जैसे मान लो मेरे पास ये मेम्ब्रेन है, ध्यान से सुनना, मेरे पास ये मेम्ब्रेन है, ये दूसरी मेम्ब्रेन है। अगर मैं इसको इसके पास लेकर जाऊं, ये इसके साथ जुड़कर इसका हिस्सा बन जाएगी। समझो, जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि पानी की 2 ड्रॉप ले लो, उसको जोड़ो, जुड़ के एक सिंगल ड्रॉप बन जाएगी। ऐसे ही मेम्ब्रेन जो होती है ना, 2 मेम्ब्रेन आपस में जोड़ोगे तो वो क्या बन जाती है? एक सिंगल मेम्ब्रेन बन जाती है। क्या आप इस बात से सोच पा रहे हो कि गैमेट्स कैसे फ्यूज होते होंगे? गैमेट्स के बाहर मेम्ब्रेन होती है, याद है? मैंने एक कॉन्सेप्ट और पढ़ाया था कि प्लांट सेल में कब सेल वॉल नहीं होती? गैमेट्स में। तो गैमेट्स में सेल मेम्ब्रेन है, तो वो आसानी से फ्यूज हो सकती है। तो क्वासी फ्लूइड नेचर बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करता है। और वो क्या एक्सप्लेन करता है? देखो, हम ये लिखेंगे कि क्वासी फ्लूइड नेचर एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करता है? एक्सप्लेन मैनी फंक्शंस। क्या करेगा? बहुत सारे फंक्शंस क्या करेगा?
एक्सप्लेन करेगा। अब ये बहुत सारे फंक्शंस कौन से हैं, बहुत सारे फंक्शंस कौन से हैं मैं उसको बता रहा हूं, ये रहे। जैसे सबसे पहले सेल्स के बीच में जंक्शंस क्या होते हैं, इसको एक्सप्लेन करेगा। वो एक्सप्लेन करेगा कि सेल कैसे ग्रोथ कर रहा है, वो एक्सप्लेन करेगा कि सेल कैसे डिवाइड कर रहा है, वो एक्सप्लेन करेगा कि सेल से कोई चीज बाहर कैसे जा रही है, या कोई चीज एक्सोसाइटोसिस और सिक्रीशन में क्या फर्क है, ये सब बताऊंगा। क्लियर है, ये सारी चीजें बताऊंगा। मैं ये कह रहा हूं बेटा आपको कि जो क्वासी फ्लूइड नेचर है उसकी वजह से ये प्रोटीन लेटरल मूव करती है, इसकी इस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी। क्वासी फ्लूइड नेचर और फंक्शन एक्सप्लेन करता है, और वो फंक्शन ये है, एक एक चीज को बताएंगे आपको। ये क्या हो गया, उधर भी हुआ है, ठीक है। अब लिखते हैं एक बार, फिर इन फंक्शंस पे आएंगे। मैं स्लाइड्स दिखा रहा हूं, एक बार लिख लो फटाफट से। किसी को ऐसा लग रहा हो मैं तेज पढ़ा रहा हूं, सही चल रहा है, ठीक है। भाई तेरे कॉपी कहां है, नोट्स बना लो, अब सब लोग बनाओ भाई, प्लीज बनाओ पहले चैप्टर के। मान लो मैं पिछले 3 साल वाली स्लाइड फिर पढ़ा दूं हर साल, मैं हर साल नई स्लाइड बनाता हूं जानबूझ के, कुछ चीजें बदलते हैं उसमें। बना लो बेटा, जल्दी से लिख लो। है मोजाइक मतलब सुन, फ्लूइड मतलब लिक्विड, मोजाइक मतलब धब्बे। तो फ्लूइड में, उस लिपिड में धब्बे क्या है, प्रोटीन। जैसे आपने वो पढ़ा था प्लम पुडिंग मॉडल, उसमें वो चीज बीच में लगे हुए थे सीड्स की तरीके से, ऐसे ही इसमें क्या है कि ये पूरा तो फ्लूइड है मेम्ब्रेन, उसमें बीच में क्या लगी हुई है, प्रोटीन लगी हुई, वही मोजाइक है। सही है, जैसे टोबैको मोजाइक वायरस, ऐसा वायरस जो लीफ पर धब्बे बना रहा था, है ना, डिजीज करता है वो। यस, ठीक है, और पूछो। हाँ बेटा, है नहीं, वो चीजें पीछे पड़ चुके हैं। इसने क्या बोला था, इसने ये सारी चीजें बोल दी थी जो हम पीछे पड़ चुके हैं ना, इसने ये प्रॉपरली इसको कंफर्म किया था कि लिपिड की बाइलेयर होगी, उसके बीच में प्रोटीन होगी, इंटीग्रल पेरिफेरल शेप, क्या चीज कह रहा है ना, इसने कुछ नहीं बोला, इसने बोला प्रोटीन है जो मेम्ब्रेन के अंदर है और कुछ बाहर है, ठीक है। यस, जल्दी लिखना है बेटा, तेज तेज से। बेटा कोशिश किया करो कि आगे एडजस्ट होके बैठा करो प्लीज, तुम पीछे बैठोगे तो इतनी दूर से कैसे पता चलेगा मुझे। लिख लो। इसके बाद किसकी क्लास है, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री नहीं है वो, अच्छा। हिंदी साहित्य पढ़ाते हैं वो, है रासायनिक विद्या, पढ़ लो चुपचाप। वो नहीं पढ़ा है सेल थ्योरी अभी, क्या चीज, ये लिपिड है बाहर, ये इसके बाहर शुगर लगी हुई है, ये प्रोटीन पे शुगर लगी हुई है, ठीक है ना। तो ये समझ तो कुछ आया नहीं, लेक्चर देख ले कल, पहले कल का छोड़ा है ना लेक्चर, पापी। ऐसे थोड़ी होगा मैं थोड़ा सा बता दूंगा, मेरे हाथ में जादू थोड़ी है, उतना ही देर लगेगा मुझे ये बताने में, है ऐसा कुछ होता है ऐसे में करता, हाथ से कॉन्सेप्ट जा रहे होते, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, एक बार लेक्चर देख ले पिछला, ठीक है बेटा। हाँ, लिख लिया, बोलो, पूछो, हो गया।
अरे लिख लिया, चेंज करूं? कोई लिख रहा है? जल्दी। इसमें भी यस। यूनिट मेम्ब्रेन बेटा वो लेयर्स को लेके कुछ बोल रहा होगा, क्या करना है मुझे? मुझे खुद नहीं आता, एग्जाम में नहीं आता। छोड़ दे। मेरे को सिर्फ क्या चाहिए, एक्चुअल में ये नाम आपके दिमाग में बैठना चाहिए, मॉडल्स से रिलेटेड है। ये ऑप्शन में होगा या मैच द फॉलोइंग में होगा, आएगा नहीं पर। ठीक है, यस। और ये हम ऑफलाइन में क्यों कराते थे कि बच्चे कॉपी मिलाते हैं कि सर ने उसके बारे में नहीं लिखवाया, पहले ऑफलाइन में कराते थे तो हम नाम लिख देते, कराते कुछ नहीं थे उसमें, क्योंकि हमें पता आना ही नहीं है, आना ये है। ठीक है, उससे बच्चा कॉपी मिलाता तो उसको कुछ पता ही नहीं चलता है। बच्चे खुश होते रहते हैं बिना बात के। इधर ध्यान करो, ये बनाओ अब। बेटा टेंशन मतलब जो कराऊंगा उसके बाहर नहीं जाएगा, पर प्लीज मेक श्योर आप उसको अच्छे से रिवाइज करें। ठीक है, हाँ। हाँ बच्चे, पेरिफेरल मूव नहीं करती है जल्दी से, इंटीग्रल तो करती है। जैसे अगर आपको मैं एक चीज और बताऊंगा बेटा, एक अगर किसी को याद हो ना, जब हम केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ेंगे ना, एक प्रोटीन है जो यहां से अंदर मूव करती है और इसको जाकर इलेक्ट्रॉन्स देती है, या आप ईटीएस में पढ़ोगे साइटोक्रोम सी इज अ मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, तो वो एक प्रोटीन है जो इलेक्ट्रॉन लेके मूव कर सकती है, तो मेम्ब्रेन के इस हिस्से से ऐसे मूव करती है। ठीक है, वो हो सकता है पेरिफेरल प्रोटीन हो, तो वो पेरिफेरल प्रोटीन ऐसे मूव नहीं करती कभी, वो हमेशा अक्रॉस मेम्ब्रेन मूव करती है। समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? है, हाँ, मेम्ब्रेन के इस हिस्से से इस हिस्से से, ये हम पढ़ेंगे कहां पर, केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस वाले टॉपिक्स में, या ईटीएस में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पढ़ाएंगे। क्लियर है, बना लीजिए। बोल बेटा। हाँ, चैनल पंप कर सकते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, जहां ज्यादा प्रोटॉन होते हैं वहां पर चैनल इकट्ठा हो सकता है, वो मूव कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, करते हैं। और चैनल और पंप का बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है, बस फर्क ये होता है एक को एटीपी चाहिए, दूसरे को एटीपी नहीं चाहिए, बस ये फर्क होता है, दे कैन मूव। ठीक है, और पूछो। नहीं नहीं, जंक्शन अलग है, जंक्शन मैं पढ़ा दूंगा, तुम्हारे सिलेबस में है ना, उसमें जूलॉजी में, वो मैं यहां थोड़े से बता दूंगा। लगभग एक जैसी बात है, पर उसने जो टर्म यूज करी थी ना, हमें वही यूज करनी होती है, क्योंकि जब किसी थ्योरी में कोई पॉइंट बोलता है ना, वो बहुत मतलब वैसी लाइंस होती हैं, उनमें हम बदलाव नहीं कर सकते। यस, ठीक है, और बोलो। देख लिया? चलिए, हो गया? लिख लिया? थोड़ा तेज लिखा करो। जिन्होंने लिख लिया प्लीज पूछें एनसीईआरटी में से कुछ। आप पढ़ सकते हो, एक पैराग्राफ छोटा सा आपका पूरा हुआ है, अगले पेज पे जाके तुरंत, वहां से नेक्स्ट पेज पे जाओगे, एक पैराग्राफ आपको मिल जाएगा, क्वासी फ्लूइड फ्लूइडिटी। ठीक है ना? क्या चीज? सिंगल निकोलसन में ये पूछ सकता है कि उसने क्या बोला था मेम्ब्रेन को, सेमी फ्लूइड, फ्लूइड, क्वासी फ्लूइड, सॉलिड, ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है। ईयर आ सकता है डेफिनेटली, मैच द फॉलोइंग में। जैसे अगर याद हो, मैंने इकोलॉजी के साइंटिस्ट बहुत ज्यादा बोले थे, तो इस बार इकोलॉजी के साइंटिस्ट का मैच द फॉलोइंग था। ठीक है, और सबसे ज्यादा साइंटिस्ट तुम्हारे पास बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में है ना, रॉबर्ट में, है ना? सही है, यस। हाँ चलिए, ये वाली बात भी लिख लें, मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं इनको, इनको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, इनको बस ऐसे हेडिंग पे डाल लो जल्दी से, जल्दी जल्दी फास्ट। एक मिनट मुझे दिखाओ बेटा, एक मिनट भाई, इधर देखो सारे। जब आप क्लास करने आया करो या जो भी करने, जब यहाँ पे लिखते हो, कोशिश क्या करो, हर 2-3 पेज के बाद नीचे की जगह को अपने आप लाइन मार्क दिया करो, है ना?
उससे क्या रहेगा कि आप जब नोट्स रिवाइज कर रहे होगे ना, तो 3-4 पेज का इतने में डाटा आ जाएगा। समझ आया शॉर्ट नोट्स? है ना? नहीं मुझसे मजदूरी करवाओगे बिना बात के। मैंने क्या बोला, समझा मेरी बात? जब आप क्या करो, 10-15-20 पेज में ना, हर 3 पेज के बाद एक लाइन खींच दो। ठीक है? हर 3-4 पेज में जितना आप खोल खोल के नोट्स लिखते हो ना, काम की चीजें इतने में आ जाएंगी। सही है? क्लियर? उससे आपको जब आप पढ़ोगे ना मल्टीपल टाइम, तो आपको पता रहेगा ये काम का, ये काम का, उसको आप अलग अलग कलर करोगे। उससे अच्छा वो काम की चीजें ना छोटी छोटी पेंसिल से उतने में लिख दी। तो जब भी आप नोट्स रिवाइज करो, पढ़ पूले रहो, पर ये वाली चीज को आप 4-5 बार रीड करके लिख के जाओ, ताकि आपको ये डाटा जरूर याद रहे, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। समझ आया? बोलो। उससे क्या होगा, आपने नोट्स 7-8 बार पढ़ चुके हो एग्जाम तक, बाद में आप क्या कर रहे हो, पूरा चैप्टर रिवाइज करना है, तो ये नीचे नीचे वाला जो पार्ट है ना, इसको बढ़िया से रिवाइज करके जा रहे हो। सही है? और अभी कभी कोई डीप एनसीईआरटी के लाइन का क्वेश्चन गलत हुआ, वो लाइन एनसीईआरटी में चेक कर ली, उससे आपके पूरे नंबर आ जाएंगे। ठीक है? समझ आ गई बेटा? हाँ। उसको अभी नहीं भरना, वो जगह बस बना के छोड़ दो। भरना कब है आपको अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है? हाँ, लिख लिया सबने? चलिए आइए, एक बार मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर लिख लिया है सबने तो। ये 5 फंक्शंस लिखे हैं। ठीक है? मैं पांचों को समझाऊंगा आपको एक एक करके, फिर हम लोग मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है? मेम्ब्रेन फिनिश करेंगे। मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से देखें सारे बच्चे। सबसे पहला फंक्शन है ग्रोथ। इधर देखो ध्यान से। ये मेरे पास ये मेरे पास मेम्ब्रेन है। अगर मुझे किसी मेम्ब्रेन को ग्रोथ करना है, प्लीज फोकस करें, अगर मुझे किसी मेम्ब्रेन को ग्रो कराना है, उसका तरीका यह है कि मैं सेल के अंदर लिपिड, सेल के अंदर और लिपिड बनाकर, ध्यान दियो बेटा, सेल के अंदर और लिपिड बनाकर उसको ले जाकर मेम्ब्रेन पर लगा दूं, ऐसे वो मेम्ब्रेन का हिस्सा बन जाए। उसके साथ मैं बाहर से कुछ पानी एंटर कराऊं ताकि अंदर कुछ प्रेशर बने। इस तरीके से सेल ग्रो करता है। क्योंकि ये मेम्ब्रेन जो है वो क्वासी फ्लूइड है, लिक्विड जैसी है, थोड़ी मतलब सेमी लिक्विड जैसी है, तो अगर इसमें जाकर लिपिड लगता है तो वो इसका हिस्सा बन जाता है और मेम्ब्रेन थोड़ी सी बढ़ जाती है। समझ आ रहा है कैसे ग्रो करता होगा? ये कुछ ऐसा है कि मान लो मैं ऐसे देख रहा हूं कि ऊपर एक दीवार है और वो पानी की ऐसे कुछ है, मैंने पानी के बैलून वहां मारे और वो बैलून उसी का हिस्सा बन गए। आपने ऐसी मूवीज देखी हैं, जो वो वाली रोबोट वाली मूवी आई थी, वो आयरन वाली चीजें खाकर और बड़ा होता जा रहा था। ऐसी मेम्ब्रेन जो है अपनी जैसी चीजों के साथ फ्यूज करके अपना साइज बढ़ा सकती है। इसके लिए यूकैरियोटिक सेल कैसे ग्रो करता होगा, बहुत सारे वेसिकल्स मेम्ब्रेन के बनकर जाकर इस पर लगते होंगे। यस, और वो किसका हिस्सा बन जाते होंगे, मेम्ब्रेन का, और मेम्ब्रेन ग्रो कर जाती है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब मेम्ब्रेन क्वासी फ्लूइड है। अगर वो सॉलिड होती तो वो उसका हिस्सा नहीं बनते। क्लियर है? और अगर लिक्विड होगी पूरी तरीके से तो कोई शेप ही नहीं आएगी। क्लियर? तो ग्रोथ समझ में आ रहा है? प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म में ऐसे लिपिड बन के जाकर मेम्ब्रेन पे लगता होगा। यूकैरियोटिक सेल में क्योंकि आप वेसिकल्स बना सकते हो, वो वेसिकल्स जाकर मेम्ब्रेन पर लगकर उसको क्या करा देते होंगे, ग्रोथ करा देते होंगे। पहला पॉइंट समझ में आ रहा है? बोलो। ठीक है, तो अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो मैं लिख सकता हूं कि वेसिकल्स, वेसिकल्स क्या करेंगे, फ्यूज करते हैं किसके साथ, विद मेम्ब्रेन, और उससे क्या होगा, ग्रोथ होगी। वेसिकल्स मतलब इस तरह की चीजें, ये ठीक है? बोलो। सही है। अब दूसरी चीज देखो, ये मेम्ब्रेन है, क्योंकि मेम्ब्रेन फ्लूइड है वो शेप चेंज कर सकती है आसानी से। एक मेम्ब्रेन दूसरे के साथ एक पॉइंट पर फ्यूज कर सकती है। जब तक वो फ्यूज नहीं करेगी सेल डिवाइड नहीं होगा। यस, आप साइटोकाइनेसिस पढ़ते हो, तो एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस किसकी मदद से होती है, मेम्ब्रेन की मदद से। मेम्ब्रेन में इनवेजिनेशन ऐसे अंदर की तरफ आती है। यस, यस, तो हम यही चीज आपको समझा रहे हैं। क्योंकि मेम्ब्रेन क्वासी फ्लूइड है, तो क्या होता है, मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन कैन फ्यूज, कैन फ्यूज, फ्यूज कर सकती है टू डिवाइड टू सेल। यस, डिवाइड टू सेल। यस, ये चीज समझ में आ रही है? बोलो। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। हमने यहां पर लिखा है सबसे पहले ग्रोथ, तो ग्रोथ कैसे पॉसिबल है, मैं लिख सकता हूं यहां पर लिपिड या वेसिकल्स, यस, फ्यूज करते हैं
विद मेम्ब्रेन, यस, जिससे क्या होगा, ग्रोथ होगी। मैंने लिपिड की बात करी है प्रोकैरियोटिक के, क्योंकि उसमें वेसिकल्स नहीं होते, ग्रोथ अकर, ठीक हो गई बात। सेल डिवीजन में क्या कर सकते हैं, मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन क्या हो सकती है, कैन फ्यूज टू डिवाइड, डिवाइड साइटोप्लाज्म इनटू टू, यस, साइटोप्लाज्म इनटू टू सेल, यस, ऐसा कर सकते हैं। अब आओ सेल जंक्शंस बता रहा हूं, प्लीज ध्यान देना, लिखो नहीं, 2 मिनट सुनो सिर्फ मेरी बात। देखो आपके सेल जंक्शंस आपके सिलेबस में है, ठीक है, 2 मिनट ध्यान से सुनना, मैं जो बताऊंगा वो आपको समझ में आ जाएगी, बस ध्यान से सुनना मेरी बात। हमारे पास जब हम प्लांट, प्लीज ध्यान देना, कोई लिखेगा नहीं, जब हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्लांट सेल में क्या होता है, इस तरीके से प्लाज्मोडेस्मेटा होता है, जिसमें एक सेल दूसरे से कनेक्ट रहता है, क्या होता है, प्लाज्मोडेस्मेटा, सही है, साइटोप्लाज्म कनेक्ट रहता है, ठीक है। अब जरा ये समझना, ये समझना, हमारे पास ध्यान देना बेटा, हमारे पास ये एक सेल है, ठीक है, क्लियर है, ठीक, ये एक सेल है, इस पर मैंने क्या करी है, एक प्रोटीन बनाई है ऐसे, और एक प्रोटीन ये बनाई है, ठीक है। इस मेम्ब्रेन पर इस तरीके की एक प्रोटीन बनी हुई है, ऐसी ऐसी ऐसी, इस पर एक प्रोटीन बनी हुई है। अब ये जब दोनों प्रोटीन ऐसी हैं, मतलब आपस में जब जुड़ेंगी ना, एक पूरा चैनल बन जाता है ऐसे आर पर। तो इस मेम्ब्रेन की प्रोटीन इसके साथ जब जुड़ जाती है ऐसे, मतलब दो मेम्ब्रेन, दो अलग अलग सेल है, उस पर एक प्रोटीन बनी हुई है, एक किस तरीके की प्रोटीन है, ऐसी, इधर देख बेटा, इस तरह की एक प्रोटीन बनी हुई है। ये वाली प्रोटीन जब इसके साथ जुड़ जाती है तो ये एक तरह का जंक्शन बन जाता है। इसको हम क्या नाम देते हैं, गैप जंक्शन। क्या नाम देते हैं, गैप जंक्शंस। तो जंक्शंस क्यों बन पाए, क्योंकि मेम्ब्रेन पर प्रोटीन होती है। क्या होती है, प्रोटीन। तो वो दो प्रोटीन ऐसे चैनल जैसी होती हैं, जब वो जुड़ती है ना तभी चीजें उनमें से आर पार जाती हैं, नहीं तो वो वैसे बंद रहती है। जैसे मान लो अगर मैं इस गैप जंक्शन की बात करूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे, गैप जंक्शन कैसे बना, अगर ये आपस में जुड़ी नहीं थी, ध्यान दो बेटा, ये आपस में जुड़ी नहीं थी, ये चीज, ये आपस में मान लो जुड़ी नहीं थी, तो ये ऐसे बंद थी। लेकिन जैसे ही ये आपस में जुड़ गई, जैसे ही आपस में जुड़ गई, तो ये ऐसे खुल जाती हैं, और खुलने के बाद ये एक दूसरे से क्या हो जाती हैं, कनेक्ट हो जाती हैं, और उससे क्या होता है, फिर इसमें से चीजें मूव कर सकती हैं यहां पर। क्लियर है, इसको हम क्या बोलते हैं, गैप जंक्शन। क्या बोलते हैं, गैप जंक्शन। हम क्या लिख रहे हैं बेटा, देखो ध्यान से, हम यहां पर लिख रहे हैं इंटरसेलुलर जंक्शन, मतलब इट इज जंक्शन बिटवीन टू सेल। यहां क्या लिखा है, इंटर सेलुलर, तो क्या होगा, जंक्शंस बिटवीन टू सेल, यस। अब जंक्शंस कौन कौन से होते हैं, एक होता है गैप जंक्शंस, यस, एक होता है हमारे पास गैप जंक्शंस, यस यस, ठीक है। अब जरा ये देखो, ध्यान देना बेटा, ये वाला हो गया गैप जंक्शन, यहां तक समझ में आ रहा है। अब जरा ये देखो, हमारे पास ये प्रोटीन आपस में एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से चिपक जाएं और कोई चीज मूव ना कर सके, और ये क्या करती हैं, ध्यान से सुनना, ये प्रोटीन जब एक दूसरे से चिपक जाती है ना, तो मेम्ब्रेन को इस तरीके से खींच देती हैं थोड़ा सा अपनी तरफ। अब मेम्ब्रेन को खींचने के लिए उसका फ्लूइड नेचर हेल्प कर रहा होगा, ऐसे खींच देती हैं, और ये जो है ये आपस में ऐसे चिपक जाते हैं। इसे हम कहते हैं टाइट जंक्शंस, इसे हम क्या कहेंगे, टाइट जंक्शन। इससे क्या होगा, कोई भी चीज इनके बीच में से जा नहीं सकती ऐसे। समझ आ रहा नहीं आ रहा, देखो मेरी बात समझो, क्या है, ये प्रोटीन जो है ये वाली, ये एक दूसरे के कनेक्शन में आई, उसने मेम्ब्रेन को थोड़ा खींच के ऐसे जोड़ दिया। क्लियर है। अगर आप ध्यान से देखो, ये सारे जंक्शंस मेम्ब्रेन पर जो प्रोटीन है उसकी वजह से बन रहे हैं। गैप जंक्शन का मतलब है दो प्रोटीन कनेक्ट हो गई, एक चैनल बना दिया पूरा जो आर पार जा सकता है। टाइट जंक्शन मतलब वो एकदम ऐसे चिपक गई। और ये वाला जो है मेरे पास, ये वाला, इसमें ये आपस में ऐसे लॉक बना लेते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं अडहेरिंग जंक्शन। सिर्फ लॉक बनाते हैं ये, यस, सिर्फ अटैच होती है। यहां पर ये चीजों की मूवमेंट रोक सकते हैं। क्लियर है, मतलब कोई चीज इससे इधर नहीं जाएगी, यहां पे फिर भी चली जा सकती, इससे इधर नहीं जाएगी।
ठीक है, ये जंक्शंस तुम्हारे पास कहां पर है? टिश्यू वाले चैप्टर में एपिथेलियल टिश्यू में पढ़ाते हैं। जंक्शंस क्यों बन पाते हैं? बिकॉज क्वासी फ्लूइड नेचर है मेम्ब्रेन का। जैसे ये वाली प्रोटीन इसके साथ जुड़ गई और ये पूरा एक चैनल बन जाता है ऐसे। पर इसके लिए मेरी बात सुनो, इसके लिए प्रोटीन इस पर भी होनी चाहिए और इस पर भी होनी चाहिए। क्लियर है? अच्छा, ये प्रोटीन आएगी कैसे? अंदर से बनाकर यहां लगाई होगी। अब कोई प्रोटीन मेम्ब्रेन पर लगा सकते हो ना, क्योंकि वो सेमी फ्लूइड है। समझ पा रहे हो? तो अगर दो प्रोटीन आमने सामने आ जाए जो गैप जंक्शन बना सकती है, जुड़ के वो क्या बना लेती है? एक चैनल बना लेती हैं। दो प्रोटीन ऐसी जुड़ गई जिसमें से कोई चीज नहीं जा पा रही है, उसको बोल रहे हैं टाइट जंक्शन। और सिर्फ इंटरलॉकिंग हो गई ऐसे, अडेरिंग जंक्शन। क्लियर है? और इन जंक्शंस को हम क्या नाम देते हैं? इंटरसेलुलर जंक्शंस। तो कौन कौन से हैं? गैप जंक्शंस, टाइट जंक्शंस। यस, याद हो सकता है? क्या हमें उन प्रोटीन्स के नाम याद करने हैं? कुछ जगह लिखाए जाते हैं नहीं कि कौन सी प्रोटीन्स हैं जो ये जंक्शंस बनाती, नहीं करने। हमें सिर्फ ये याद रखना है कि इंटरसेलुलर जंक्शन इज ड्यू टू फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन। पर इनके लिए, जंक्शंस के लिए प्रोटीन इन्वॉल्व होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप ध्यान से देखो, गैप जंक्शन में ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, और वो दो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जब जुड़ती है ना, तो वो गैप उनके बीच, पहले वो बंद थी ऐसे, इस तरीके से बंद थी, पर वो जुड़ने के बाद ऐसे खुल गई हैं। अब चीजें मूव कर सकती है। समझ आ रहा है? क्लियर है? हाँ बेटा बोल। नहीं, प्लाज्मोडेस्माटा प्लांट में होता है और वो बड़ा गैप है। बड़ा गैप मतलब वो प्रोटीन से नहीं बनता, वहां पर दीवार एब्सेंट है। प्लाज्मोडेस्माटा, जैसे मान लें यहां पर दो रूम है, मैंने दीवार ही हटा दी, दीवार हटा दी उसके बीच में, देख ये दो रूम है ऐसे, मैंने ये दीवार यहां से हटाई दी, तो ये तो प्लाज्मोडेस्माटा है। गैप जंक्शन क्या है कि दो दीवारों पे पाइप हैं, वो पाइप आपस में जुड़ गए, अब चीजें मूव कर सकती हैं। उस दीवार पे एक पाइप लगा हुआ है, इस दीवार पे एक पाइप लगा हुआ है, पहले वो पाइप बंद थे, जब जुड़ने से वो खुल गए आपस में, तो इधर से चीजें मूव कर सकती हैं। समझ पा रहे हो? तो गैप जंक्शन इज ड्यू टू प्रोटीन। प्लाज्मोडेस्माटा क्यों है? क्योंकि वहां दीवार ही नहीं है। क्लियर है? बोलो, किसको डाउट है पूछो। जंक्शन समझ में आया? ठीक है, अब हमारे पास, हाँ बेटा बोल। टाइट जंक्शन का अडेरिंग सिर्फ अटैच करता है दो सेल को बस। मतलब जो प्रॉपर लीकेज रोकता है ना, वो टाइट जंक्शन होता है। अगर कोई चीज मान ले मुझे नीचे मूव नहीं करनी दो मेम्ब्रेन के बीच में, वो टाइट करता है। ठीक है, बाकी डिटेल बेटा एमडी सर बताएंगे। है, अडेरिंग नहीं करता। अडेरिंग सिर्फ सेल को आपस में जोड़े रखता है। यार दोनों अलग चीज हैं, यहां इंटरलॉकिंग हो रही है सिर्फ, और वहां पर वो चीज ऐसे पूरी फ्यूज हो रही है। जब तक फ्यूज नहीं होगी चीजें रुकेंगी नहीं, इतना ध्यान रख। ठीक है? यस। अच्छा, एक्सोसाइटोसिस और सिक्रीशन में क्या फर्क होता है? इधर देखो भाई सारे, पहले इधर देखो। अगर मेम्ब्रेन से बाहर, पहले देख लो फिर बनाना इसे। अगर मैं मेम्ब्रेन से बाहर कोई चीज बाहर बड़े अमाउंट में फेंक रहा हूं बाहर, उसे एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। और थोड़ा थोड़ा प्रोटीन फेंक रहा हूं, जैसे कि बहुत सारे ग्लैंड्स के सेल्स होते हैं जो एंजाइम बाहर फेंकते हैं, उसे सिक्रीशन कहते हैं। ज्यादा अमाउंट में बाहर फेंकोगे एक्सोसाइटोसिस, थोड़ा थोड़ा रिलीज करोगे सिक्रीशन। समझ आ रहा है? बोलो, सिक्रीशन एक्सोसाइटोसिस में समझ आ रहा है? अगर ज्यादा अमाउंट में फेंकोगे बड़ी चीज तो एक्सोसाइटोसिस, थोड़ा थोड़ा रिलीज करोगे दैट इज सिक्रीशन। दोनों के लिए मेम्ब्रेन लगती है। ठीक है? क्लियर? यस। हाँ, वेस्ट बाहर फेंकता ना अमीबा, अमीबा जब वेस्ट बाहर फेंकता है तो उसे एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। सही है? अभी डिटेल पढ़ा रहा हूं, आ रहे हैं? दोनों लिख ले भाई, एक्सो लिख ले, एंडो लिख ले, दोनों कर सकता है। ये दोनों पढ़ाएंगे अभी, इसको यहां तू दोनों लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? सही है? इससे मेन हमें ये पढ़ना है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में टॉपिक, ये मैं पढ़ा रहा हूं तुझे। ये बना लो, उसके बाद ये डायग्राम बना लो और ये बना लो। मैं लाइन से दिखा रहा हूं आपको, ये लिख लो पहले, ये लिख लो, फिर मैं डायग्राम बना रहा हूं। जल्दी करना बेटा,
कुछ पूछना है किसी को? मैंने जंक्शंस पहले नहीं पढ़ाए वे, मैं अभी क्यों पढ़ा रहा हूं? टाइम पास करने के लिए? नहीं, मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि क्या हुआ है, टिश्यू वाला टॉपिक शायद डिलीटेड में जा रहा है ना? है? पता नहीं, वो जूलॉजी में होगा ना। मेरी बात समझ में क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि शायद वो डिलीटेड में जा रहा है कुछ उसका हिस्सा। ठीक है, तो सेफ साइड करने के लिए मैं, क्योंकि मेम्ब्रेन में लिखा है तो इसलिए करा देते हैं। ठीक है, हाँ बेटा। गैप जंक्शन में मेरे ख्याल से शायद नहीं। नहीं नहीं, वो कुछ गैप क्रिएट कर देगा, चीजें मूव कर जाएंगे, साइज के हिसाब से जाएगा बेटा। एक सिंगल सेल पे अगर प्रेजेंट है, ये चैनल है, यही पंप है। जंक्शंस का मतलब होगा दो सेल के बीच में। ये जंक्शन है, इसके लिए दो सेल चाहिए। चैनल और पंप तो सिंगल सेल पे होता है। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सिंगल सेल पे चैनल भी हो सकता है, पंप भी हो सकता है। दो सेल के बीच में, इसलिए वो लिख रहा ना इंटरसेलुलर। इंटरसेलुलर मतलब दो सेल के बीच में। हो गया? पूछो। जल्दी बेटा, फास्ट। चलिए आगे करते हैं। लिख लिया यहां तक? ये लिख लिया था नहीं? कोई लिख रहा है? जल्दी करो बेटा, फास्ट लिखो थोड़ा, जल्दी जल्दी लिखा करो। चीजें समझ में आ रही है? ठीक है, जंक्शंस बस दिमाग में रखो कि दो प्रोटीन ऐसे जुड़ती है, वो हमारा गैप है, एकदम सीमेंट कर देता है उसको, है ना, टाइट है। किसकी होगी? गैप जंक्शन कौन सी प्रोटीन होगी? हाँ, प्रोटीन ही बनाएगी। हाँ, सेम प्रोटीन दोनों पर है, वो ऐसे जुड़ के बना देगी। उस प्रोटीन के नाम भी होते हैं पर तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है? यस। हाँ, मान लो मुझे अगर अगर ऐसा पता चल जाए कि गैप जंक्शन से एक सेल से दूसरे सेल में कोई ऐसा केमिकल जा रहा है जिसकी वजह से वो वाले सेल जो है उसमें भी वो डिजीज, या हो सकता है उसमें भी कैंसर जैसी कुछ चीज जा रही हो, तो मैं जो मेडिसिन बनाऊंगा वो क्या करूंगा, मैं उस गैप जंक्शन की जो प्रोटीन है ना उसको टारगेट करके बनाऊंगा। उससे अगर वो प्रोटीन खराब हो जाएगी तो वो सेल से चीजें मूव करनी बंद कर जाएंगी। मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत सारी जो मेडिसिन बनाई जाती है, एंटीबायोटिक्स वगैरह, वो टारगेट की जाती है बहुत सारी प्रोटीन्स को, क्योंकि प्रोटीन्स को टारगेट करना आसान है। क्यों? कौन बताएगा? क्योंकि उनकी एक पर्टिकुलर शेप होती है। समझ आ रहा है? अगर किसी चीज की पर्टिकुलर शेप है तो उसको टारगेट करना आसान होगा। यस। ठीक है, आगे आए, इसको बना सकते हैं। क्या चीज? प्लाज्मोडेस्मेटा कोई जंक्शन नहीं है। प्लाज्मोडेस्मेटा प्लांट सेल में मिलता है, तो प्लांट सेल में जंक्शंस नहीं होते, प्लाज्मोडेस्मेटा होता है। एनिमल सेल्स के बीच में आपस में क्या होते हैं? जंक्शंस होते हैं। अब ठीक है? यस। दोबारा बोल। प्लाज्मोडेस्मेटा। आगे? मिडिल लेमेला तो लेयर है, मैं पढ़ाऊंगा, अभी आया नहीं है, आएंगे उस पर। ठीक है, अभी कराया नहीं बेटा। और पूछ। है? क्या चीज? अडेरिंग। हमने तीन लिखे हैं ना, लिखे तो है यहाँ पे। ये रहा ना बेटा। अडेरिंग का मतलब सिर्फ लॉक करेगा, टाइट का मतलब वो उसको सील कर देगा। ठीक है? दो सेल को आपस में जोड़ने के लिए मुझे अडेरिंग चाहिए।
अगर उसके बीच में से कोई लीकेज रोकनी है सेल के बीच में से, तो मुझे टाइट जंक्शन चाहिए। ठीक है, ये वाला बना लो पहले, ये बना लो, फिर उसको दिखा रहा हूं। जल्दी, थोड़ा जल्दी जल्दी करो यार। बना लिया यार? तू बिल्कुल जरूरी थोड़ी ऐसा ही शेप बनाना, तो कोई शेप ही नहीं होती है, बिल्कुल एग्जैक्ट शेप थोड़ी बनानी होती है। कुछ बैठ के करते हैं ना, ड्राइंग बनाते हैं वहां बैठ के, कलर भी वही बनाते हैं। तो हॉस्टल में जाके दिखाते हैं मैं कितने सुंदर नोट्स बनाता हूँ, है ना? कोटा में होता है ना ऐसा। हाँ, सुंदर नोट्स बना रहे हैं, रील बनाने के काम आते हैं ना सुंदर नोट्स। एग्जाम में तो आता नहीं सुंदर नोट से कुछ, इधर जान दो है। जल्दी करें बेटा, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट बताना आपको। चलो आ जाओ। आओ भाई, बनाओ जल्दी से, जंक्शंस बना लो जल्दी से, काम आएंगे आपके पास। है क्या हुआ बेटा? लिख रहे थे कोई? हो गया ना? किसने नहीं लिखा अभी तक? लिख ले सबने? कोई ऐसा है जो रह गया? क्लास से निकाल देते हैं उसको, कितना स्लो लिख रहा है। तो कुछ बच्चे वो टीवी के एकदम सामने बैठे हैं बेटा, उनकी गर्दन लंबी हो जाएगी नहीं, लेमार्क थ्योरी लगा देंगे। है नहीं? लेमार्क थ्योरी का एक ड्रॉबैक क्या है? ऐसा रियलिटी में होता है नहीं, अगर ऐसा हो रहा होता तो आंख ज्यादा यूज करने से तेज हो जाती, चश्मा थोड़ी लगता, नहीं? है ना? दिमाग, हाँ दिमाग यूज कहाँ कर रहा है भाई तू? है? ऐसे गर्मी में मत चला कर, इधर भूसा भरा हुआ है ना, आग लग जाएगी, सेलुलोज होता है, इतना गर्मी है सब। 45 डिग्री चल रहा है, गर्म हो जाता है। हाँ। जिन बच्चों का माथा गर्म होता है ना, आ जाओ भाई। लिख लिया बेटा? आप सिर्फ डायग्राम से समझ लो, इन जंक्शंस के बारे में आपके दिमाग में बैठा रहेगा, आप क्वेश्चन ठीक कराओगे। ठीक है? टाइट जंक्शन लीक नहीं होने देता, मतलब कोई चीज ऐसे जा रही है उसको रोक देता है। ठीक है? एडेरिंग सिर्फ उसको लॉक करता है ऐसे, सही है? और गैप जंक्शन में क्या होता है, दो प्रोटीन ऐसे जुड़ जाती है, चीजें मूव कर सकती हैं एक सेल से दूसरे सेल में। क्लियर है? हाँ, चैनल उस तरह के चैनल जो देख, एक तो होता है सिंगल चैनल, चीजें जा रही हैं सेल के अंदर, दो चैनल जैसी चीज आपस में जुड़ के सेल टू सेल मूव करा रहा है। अगर मुझे कोई चीज सेल से सेल में मूव करानी है तो गैप जंक्शन काम आएगा, सिंगल चैनल से नहीं होगा। क्लियर है? बोलो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा? मैं आपको हेडिंग डालो, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट पढ़ा रहा हूं, हेडिंग डालो, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट पढ़ा रहा हूं। जल्दी जल्दी बेटा। चलो आ जाओ। टॉपिक का नाम है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहां पर, उसका नाम है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, पहले कुछ चीजें समझाऊंगा, उससे हम चीजें आसानी से कर पाएंगे। हेडिंग डाल के छोड़ दो, कुछ लिखना नहीं है, मेरी बातें ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे।
ये मेरे पास एक सेल है, कोई कोशिका सेल है, मैंने इसके बाहर सेल वॉल अभी नहीं बनाई है। ये इसकी मेम्ब्रेन को मैंने जूम करके यहां बना दिया है। ये मेम्ब्रेन एक्चुअल में ये है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, सारे बच्चे बोर्ड पे प्लीज ध्यान दें। बेटा टीचर के पीछे मुड़ने का मतलब ये नहीं है तुम टाइम पास करो, इधर ध्यान दो सारे। इस तरीके से मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर मैं इसको जूम करूं तो लिपिड की बाइलेयर है। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के टॉपिक में आपको समझना पड़ेगा कि हमें क्या चीजें मेम्ब्रेन के बाहर ट्रांसपोर्ट करनी है। ध्यान से सुनना जो मैं आपको बताऊंगा। ऑर्गेनिज्म दो तरीके का होता है, एक यूनिसेलुलर होता है, एक मल्टीसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को सब कुछ बाहर से लेना पड़ता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे तुम्हारा स्किन सेल है, क्या स्किन सेल बाहर से खाना खा सकता है? नहीं। तुम्हारे स्किन सेल को खाना ब्लड से मिल रहा होगा, सही है? तो जो तुमने खाना खाया डाइजेस्ट होके वो ब्लड में गया, ब्लड उसको नरिशमेंट दे रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो, ये चीज समझ में आ रही है? लेकिन मान लो कोई अमीबा जैसा सेल है, तो उसको बाहर से चीजें लेनी पड़ती है, खाना पड़ता है। यस। तो मान लो कोई अमीबा जैसा सेल है जिसे आप बोल सकते हो एक एनिमल सेल है। किसी भी एनिमल सेल में या किसी भी ऐसे सेल में जो यूनिसेलुलर है, उसको बहुत सारी चीजें बाहर से लेनी पड़ती हैं। अगर यही सेल प्लांट सेल होता तो ये बाहर से CO2 लेता, पानी लेता, क्योंकि खाना खुद बना सकता है। लेकिन क्योंकि ये हेट्रोट्रॉफिक सेल है, इसको बाहर से खाने जैसी चीज लेनी पड़ेगी। सही है? क्लियर? अब ये दो तरीके से खा सकता है। एक तरीका क्या है कि ये एंजाइम बाहर रिलीज कर दे, चीज को बाहर डाइजेस्ट कर दे और उसके बाद डाइजेस्टेड चीज को एब्जॉर्ब करे, जिसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि ये बाहर से सॉलिड चीज या लिक्विड चीज खा ले और अपने अंदर क्या करे, डाइजेस्ट करे। क्लियर है? पर दोनों के लिए किसको काम करना पड़ेगा? मेम्ब्रेन को। बात समझ पा रहे हो? मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा, क्योंकि जब इतनी सारी बातें बोलते हैं तो आधी छूट जाती हैं आपसे, दिमाग में जाती नहीं। मैं फिर रिपीट करूंगा। मैं आपको ये कह रहा हूं कि ऑर्गेनिज्म, जीव दो प्रकार के हैं, एक यूनिसेलुलर है, एक मल्टीसेलुलर है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ज्यादातर चीजें पूरी प्रोसेस होने के बाद पहुंचती हैं, सब कुछ मतलब डाइजेस्टेड फॉर्म में पहुंचती है। जब हम बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, और उसमें भी ऐसा सेल, ऐसी कोशिका जो बेसिकली हेट्रोट्रॉफिक है, उसको बाहर से बहुत सारी चीज अपने अंदर लानी पड़ती है। अगर वो बाहर से कोई खाने की चीज अंदर लेकर आएगा तो उसे हम कहते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क का मतलब होता है ज्यादा अमाउंट में। जैसे ये अमीबा है, इसने सोचा कि क्यों नहीं मैं बाहर से ये खाने की चीज को लेकर आऊं। अब ये खाने की चीज डेफिनेटली ऑर्गेनिक होनी चाहिए। भाई अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि ये हेट्रोट्रॉफिक सेल है, भाई अमीबा बाहर से प्लास्टिक तो खाएगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर उसका एंजाइम नहीं है डाइजेस्ट करने का। तो वो बाहर से क्या चीज खाएगा? ऑर्गेनिक। तो जब वो बाहर से ऑर्गेनिक चीज को अंदर लाएगा तो मेम्ब्रेन ऐसे फोल्ड हो जाती है, क्योंकि क्वासी फ्लूइड है। तो मेम्ब्रेन फोल्ड होने की वजह से वो जो ऑर्गेनिक चीज है वो इसमें आ जाएगी ऐसे यहां पर, और फिर वो अंदर जाकर क्या बना देगा? फोल्ड होके प्रॉपर एक वेसिकल बना देगा ऐसा, जिसको हम बाद में नाम देते हैं फूड वैक्यूल। मैं आपको यह समझा रहा हूं यहां पर कि जैसे मान लो ये अमीबा जैसी चीज है, अमीबा जैसी चीज है, तो अमीबा जैसी चीज किसी बड़ी चीज को, खाने की चीज को अंदर लेकर आती है, और वो जो बनाती है उसको हम क्या नाम देते हैं? फूड वैक्यूल। तो फूड वैक्यूल रिजल्ट है, ये रिजल्ट है किस प्रोसेस का? इसे कहते हैं एंडोसाइटोसिस। मेरी बात समझ में आ रही है? एंडोसाइटोसिस एक प्रक्रिया है जिससे कोई सॉलिड चीज या लिक्विड चीज ज्यादा अमाउंट में अंदर आती है। तो जब हम मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो दो तरह का ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं। पहला ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं, अगर कोई चीज ज्यादा अमाउंट में, बड़ी चीज अंदर आए सेल के अंदर मेम्ब्रेन के थ्रू, उसको क्या बोलते हैं? बल्क ट्रांसपोर्ट। ठीक है? बल्क ट्रांसपोर्ट सारे सेल को करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा स्किन सेल बल्क ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहा होगा क्योंकि वो ब्लड से ले रहा है। लेकिन अमीबा क्योंकि पानी में है, उसको खाने की चीज पकड़ के अंदर लेकर जानी है, तो वो क्या प्रक्रिया कर रहा होगा? एंडोसाइटोसिस। ये प्रोसेस है, उसकी वजह से क्या बनेगा? फूड वैक्यूल बनेगा। ठीक है? अब उसने मान लो डाइजेशन पूरा कर दिया। अब डाइजेशन पूरा करने के बाद अगर वो कोई चीज बाहर फेंक रहा है, तो बाहर वो कैसे फेंक रहा होगा? इसी तरीके से वैक्यूल बनेगा और वो वेस्ट को फिर क्या करेगा? बाहर फेंक देगा। इसको हम क्या बोलेंगे?
इस वाले प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? एक्सोसाइटोसिस। अगर मैंने इसको बाहर फेंक दिया वेस्ट को, तो इसको हमने क्या बोल दिया? एक्सोसाइटोसिस बोल दिया। यस और नो? ठीक है, तो हम आपको यह समझा रहे हैं बेटा, हम आपको यह समझा रहे हैं किसी भी सेल कोशिका में ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन के आर पर दो तरह का होता है। एक होता है बल्क ट्रांसपोर्ट, जिसमें कोई बड़ी चीज अंदर आ सकती है, उसको डाइजेस्ट करेंगे या और वेस्ट को बाहर फेंकेंगे। तो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस किसका पार्ट है? बल्क ट्रांसपोर्ट का। सारे सेल बल्क ट्रांसपोर्ट नहीं करते, जिनको जरूरत है वही करते हैं। क्लियर है? बोलो। अच्छा, एक चीज और है। अब ये अमीबा है, ये कैसे डिसाइड करेगा कि मैं कोई ऐसी चीज खाऊं जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो? वो स्पेसिफाई नहीं करता, उसको तो जो मिलेगा उसको खा जाएगा। समझ आ रहा है भाई? उसको तो उससे सब कुछ मिल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। मान लो ये कोई चीज, कोई इंसेक्ट पकड़ के खा रहा है अमीबा, या कोई छोटी चीज खा रहा है, तो उसको तो सब कुछ मिल जाएगा ना उसमें से, तो वो डिसाइड नहीं कर सकता। तो जो बल्क ट्रांसपोर्ट होता है वो नॉन स्पेसिफिक होता है। नॉन स्पेसिफिक मतलब क्या अंदर गया, किस कंसंट्रेशन में गया, कुछ नहीं पता, बस चीज अंदर चली गई ऐसे। क्लियर है? अब दूसरा ट्रांसपोर्ट कौन सा होता है? वो होता है स्पेसिफिक टाइप का। अब स्पेसिफिक टाइप के ट्रांसपोर्ट में क्या होगा मैं बताता हूं। देखो, मान लो ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन पर, इस मेम्ब्रेन पर चीजों की मूवमेंट के लिए चैनल बने हो सकते हैं या पंप हो सकते हैं ऐसे। तो जब चैनल बने होंगे, जब चैनल बने होंगे ऐसे, समझो ध्यान से, तो जैसे ये ग्लूकोज का चैनल है, ये वाला चैनल किसका है? ग्लूकोज का, तो सिर्फ ग्लूकोज इससे जा सकता है। ये वाला चैनल फ्रक्टोज का है, तो सिर्फ फ्रक्टोज इससे जा सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जब कोई पर्टिकुलर चीज ट्रांसपोर्ट करें, तो वो कौन सा ट्रांसपोर्ट होगा? स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट होगा। यस और नो? ठीक है, और ज्यादा मात्रा में करेंगे तो क्या बोलेंगे? बल्क ट्रांसपोर्ट। क्या अमीबा में स्पेसिफिक नहीं होता? वो होता होगा। मान लो बाहर से उसको सोडियम लेना है, ठीक है, सोडियम लेना है तो स्पेसिफिक कर लेगा, लेकिन उसको अगर ज्यादा अमाउंट में लेना है तो वो क्या कर रहा होगा? बल्क ट्रांसपोर्ट। पर क्या तुम्हारे स्किन सेल में या तुम्हारे किसी और सेल में बल्क ट्रांसपोर्ट होता? नहीं। तुम्हारे अंदर कौन सा होगा? स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनेंगे, एक सेल है जो लिवर सेल है, उसको ग्लूकोज लेना है, तो उसके सरफेस पर किसके चैनल होंगे? ग्लूकोज के चैनल होंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो? सही है ना? क्योंकि हमारे सेल्स के अंदर ऐसा नहीं कर सकते ना, पहले बहुत सारी चीज अंदर चली जाए फिर वेस्ट बाहर फेंके, ये तो टाइम खराब करने वाली बात है। तो आपको ये समझना है कि मेम्ब्रेन दोनों तरह का ट्रांसपोर्ट करती है डिपेंडिंग ऑन सेल। अमीबा जैसा सेल जो बाहर से खाने की चीजें लेता है, उसमें हमारे पास बल्क ट्रांसपोर्ट होता है। अगर कोई चीज अंदर आएगी तो उसे एंडो बोलेंगे, वेस्ट बाहर फेंकेंगे तो एक्सो बोलेंगे। यस? एंडो में भी अगर लिक्विड आएगा तो पिन्नोसाइटोसिस, सॉलिड आएगा तो फेगोसाइटोसिस। कोई डाउट है? बोलो। यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हम यहां पर इसको थोड़ा सा स्पेसिफाई करते हैं। बल्क ट्रांसपोर्ट हम यहां लिख रहे हैं। बल्क ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है? देखो, हम यहां लिख सकते हैं लार्ज अमाउंट, यस, ऑफ ऑर्गेनिक, यस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस का हो रहा है। ये चीज समझ में आ रही है? अब ये दो तरह का है। यहां पर देखो क्या हो रहा है, अंदर आ रहा है, यहां से ये चीज बाहर जा रही है। तो ये दो टाइप का कौन कौन सा है? एक है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस, इससे क्या होगा? इससे क्या होगा बेटा? कोई भी जो ऑर्गेनिक चीज है, ऑर्गेनिक फूड जो है, वो अंदर एंटर करेगा, वो एंटर करेगा, और उसमें क्या बनेगा? फूड वैक्यूल। सबको समझ में आ रहा है? फूड वैक्यूल फॉर्म। अब यहां पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। देखो इधर देखो बेटा, ये तो सॉलिड है। अगर एंडोसाइटोसिस में कोई लिक्विड जैसी चीज एंटर कर रही हो, दोनों के लिए अलग अलग नाम है, सही है? अगर मैं सॉलिड एंटर करेगा, यहां पे क्या होगा? अगर सॉलिड एंटर करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? फैगोसाइटोसिस। क्या बोल रहे हैं बेटा हम? फैगोसाइटोसिस बोल रहे हैं। बच्चे आप लोग इसमें कंफर्टेबल हो? जो मैं लिख रहा हूं फॉन्ट साइज दिख रहा है? फैगोसाइटोसिस, यस। और अगर लिक्विड एंटर कर रहा है तो क्या बोलोगे? पिन्नोसाइटोसिस। पिन्नो,
पिन्नो का मतलब होता है ड्रिंकिंग, साइटोसिस मतलब यहां पर सेल के अंदर। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रही है? और अगर कोई चीज बाहर जाएगी, एक्सोसाइटोसिस क्या होगा? मूव आउट। सही है? बोलो। हाँ बेटा, क्या हुआ? कुछ पूछ रहा है कोई? मैं सिर्फ लिख रहा हूं समझाने के बाद, ऐसा तो नहीं। हाँ बेटा बोल। हाँ हाँ, तो वो पूरा बैक्टीरिया को अंदर ले जाता है किसी जैसे हार्मफुल चीज को। मेरी बात सुनो, आप अगर फैगोसाइटोसिस में जो एंडोसाइटोसिस है, एंडोसाइटोसिस की टाइप है फैगो और पिन्नो। फैगो का मतलब सॉलिड चीज। तो मैक्रोफाज अगर बैक्टीरिया को खा रहा है, बैक्टीरिया सॉलिड है ना, तो क्या लिखेंगे? फैगोसाइटोसिस। समझ आ रहा है? बोल बेटा। ठीक है। अब हमारे पास एक्सोसाइटोसिस में क्या होगा? मूव आउट करेगा। क्या मूव आउट करेगा? वेस्ट, है ना? वेस्ट मटेरियल को हम क्या कर रहे हैं? बाहर फेंक रहे हैं, थ्रोन आउट। यस। अब ये वाला क्या हो गया? इस वाले को क्या बोलोगे? एंडोसाइटोसिस। यस। और इस वाले को क्या बोलोगे? एक्सोसाइटोसिस। और एंडोसाइटोसिस से कौन सा वैक्यूल बनता है? ये फूड वैक्यूल। यस। समझ में आ रहा है? इसकी जरूरत है लिखने की? चल जाएगा? इसकी तो जरूरत नहीं है, इससे चल जाएगा, है ना? इससे चल जाएगा, तो हम सिर्फ ये लिखेंगे। ठीक है? बोलो। नहीं नहीं, एंडोसाइटोसिस से पिन्नो और फैगो दोनों वैक्यूल बनाएगा। हाँ। यस। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊंगा यहां पर। हाँ। नॉन कुछ भी आ सकता है, ऑर्गेनिक इन, पर नॉर्मली क्या होता है, मेरी बात सुन ध्यान से। इनऑर्गेनिक में मैं आयंस लिख सकता हूं यहां पर ऐसा नहीं होगा ना कहीं पर बहुत सारा सोडियम इकट्ठा होगा खाएंगे। भाई कोई खाने की चीज है, मान लो कोई इंसेक्ट है, इंसेक्ट या किसी चीज को पकड़ के अंदर खाने को फैगोसाइटोसिस कह रहे हैं। बैक्टीरिया को खा लिया किसी चीज को, हो इनऑर्गेनिक भी सकता है। पर मुझे एक चीज बताना, कहीं पर बहुत सारा सोडियम या कोई चीज इकट्ठी कैसे मिलेगी? होगी ही नहीं ना। ठीक है, और पूछो। ये पेन किसका है? उठा लो भाई, दे दो भाई इसको। है पीछे, वो लिखना है तुम्हें? इसकी जरूरत क्या है तुझे? लिख ले, बना ले, डायग्राम बॉक्स में बना लियो, मर्जी है तुम्हारी, पर मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है वैसे। ये बना लो सिर्फ, आगे पढ़ा रहा हूं इसमें स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट। हो गया? जल्दी करो, जल्दी फास्ट। हाँ, एंडोसाइटोसिस से ग्रोथ होगा। एक्सोसाइटोसिस, देख मेरी बात सुन, अगर मैं 50 वैक्यूल फेंक के मारूंगा तो मेम्ब्रेन बढ़ती है, लेकिन मैं यहां पर सिर्फ वेस्ट बाहर फेंक रहा हूं, तो उससे ग्रोथ, वो वेसिकल ना मेम्ब्रेन का पार्ट बन जाएगा, पर ग्रोथ नहीं बोलेंगे उसे। मेन पर्पस क्या है? वहां पर वेस्ट बाहर फेंक रहे हैं। जब मुझे ग्रोथ करानी होती है ना, तो बहुत सारे वेसिकल्स को मैं क्या करता हूं, उस पर लगाता हूं, तब ग्रोथ होती है, क्योंकि वहां पर्पस सिर्फ क्या है? ग्रोथ कराना। तेरी बात ठीक है कि जब एक्सोसाइटोसिस होगी तो वो जो वेसिकल है, वो मेम्ब्रेन का पार्ट, थोड़ी बहुत ग्रोथ होगी, पर ग्रोथ के लिए अलग प्रोसेस है। सही है? ठीक है?
बनाओ भाई जल्दी। जल्दी बनाओ। हो गया। हम्म। यस, अभी बताऊंगा स्पेसिफिक क्यों है कैसे है। ठीक है, यहाँ हम चैनल और पंप की ज्यादा बात कर रहे हैं अभी। बेटा मेम्ब्रेन अभी फिनिश हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम फिर आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, गोल्जी वॉल्जी। ठीक है, अभी मैं मेम्ब्रेन आपको करा देता हूँ खत्म। कर लिख लो बेटा, लिख लो। तूफान उफान आएगा आज नहीं? शाम तक है? हाँ, तूफान तो आने ही वाला है भाई, रिजल्ट आने वाला है। उसे भी तूफान ही बोलते हैं, है ना? हाँ, उसका टेंशन नहीं है, दौड़ाए जाओगे तुम। 100 नंबर कम करके ही बताया, एग्जैक्ट थोड़ी आएगा तुम्हारा। बेटा मैं, जितना मेरा एक्सपीरियंस है ना, तुम वो जो डाउटफुल वाले होते हैं ना, वो भी अपनी तरफ ले लेते हो। मुझे पता है तुम क्यों झूठ बोल रहे हो। हाँ, OMR गलत भी फिल करते हो ना, उसको कहते हो एग्जामिनर ठीक कर देगा वो हमारी। चलें? ठीक है, स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, मेरी बात सुने ध्यान से। बेटा मैं यहां पर थोड़ा सा इसके एग्जांपल्स लिख देता हूं, मैंने एग्जांपल्स नहीं लिखे। एक्सो और एंडो के साइड एग्जांपल्स में लिख देता हूं। यहां पर मैं एग्जांपल्स एक बार लिख देता हूं, ध्यान देंगे सारे। एंडोसाइटोसिस का एग्जांपल बेटा क्या है? फूड वैक्यूल। किसके अंदर? अमीबा के अंदर। यस, ठीक है। जो किसका एग्जांपल है? फैगोसाइटोसिस का। इसका और एग्जांपल क्या है? मैक्रोफाज। यस, मैक्रोफाज। जैसे कि कौन से हैं? न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट। यस, ये किसके अंदर है? ह्यूमन के अंदर। तो ह्यूमन के अंदर भी एंडोसाइटोसिस होती है, ठीक है। एक्सोसाइटोसिस का मतलब हमारे पास हम वेस्ट बाहर फेंक रहे हैं, वेस्ट को क्या कर रहे हैं? बाहर फेंक रहे हैं, ठीक है। ये अमीबा में हो सकता है, मैंने इसलिए एग्जांपल्स इसके लिख दिए यहीं पर, ठीक है। बल्क ट्रांसपोर्ट में कोई यहां लिख रहा था, जल्दी लिख लो। ये चित्र है, देख लो भाई, जिसको देखना है। समझ में आ रही है? एंडो एक्सो समझ में आ रही है? पहले वाली कौन सी है? एंडोसाइटोसिस। ये बन गया वैक्यूल, दिख रहा है भाई? ये एंडोसाइटोसिस है, वैक्यूल बन गया, ठीक है। यहां पर ये बाहर जा रहा है, ये एक्सोसाइटोसिस। क्लियर है? ठीक है, लिख लो जिसने नहीं लिखा था, जल्दी करो। लिख लिया? लिख लिया ना? ये लिख लो, आगे जा रहे हैं। स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट पढ़ा रहा हूं, ये और लिख लो, आगे जा रहे हैं, स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट पढ़ा रहा हूं। जल्दी जल्दी फास्ट। लिख लिया? हम्म। इसके बाद कौन सी क्लास ऑफ केमिस्ट्री? हाँ बेटा बोल बोल बोल। तू बोल पाएगा इतनी दूर से? बस मैं ये सोच रहा हूं, ट्राई कर। हाँ, बल्क ट्रांसपोर्ट स्पेसिफिक नहीं, मेरी बात नहीं समझा तू। मान ले, जैसे गेट है यहाँ पे, गेट थोड़ा बड़ा है, उसमें 40 लोग घुस रहे हैं, मैं चेकिंग कर पाऊंगा? नहीं। तो बल्क का मतलब है ज्यादा अमाउंट में चीज आ रही है, मैं पता ही नहीं कर सकता क्या आ रहा है। समझ इस बात को।
लेकिन अगर मैं गेट पतला कर दूं, एक आदमी आए, तो मैं चेक कर पाऊंगा कौन आ रहा है? समझ आ रहा है? तो वो वाले ट्रांसपोर्ट को स्पेसिफिक कहते हैं। अब उसमें भी मैं आऊंगा, डिफ्यूजन वगैरह समझा रहा हूं। ठीक है, हो गया? चलिए आ जाते हैं, स्पेसिफिक की बात कर लेते हैं। आओ यहां देखते हैं। देखो भाई, जो चीज लिखी हुई है उस पर फोकस करेंगे, और मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगा एग्जैक्टली मैं क्या बोल रहा हूं। और यहां मैं आपको एक बार रेस्पिरेशन के लिए बताऊंगा। इधर देखो बेटा, सबसे पहले ये मेम्ब्रेन दिख रही है सबको? हाँ भाई, बेटा देख, मैंने ये इसलिए बना रखी है, मैं अब यहां बैठकर आधा घंटा मेम्ब्रेन नहीं बनाऊंगा तुम्हारे सामने, ये मैंने पहले से बना रखी है। ठीक है, सुनो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। मेरे पास एक प्रोसेस होता है, उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। ध्यान से सुनना, डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन जो होता है हमारे पास, ध्यान देंगे सारे बच्चे, स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट के लिए मैं डिफ्यूजन थोड़ा सा बता दूं, फिर मैं आपको थोड़ी सी और क्लियरिटी करूंगा ताकि चीजें समझ में आए। ये आपके पास बीकर है और ये आपके पास मेम्ब्रेन है। डिफ्यूजन जो है वो कैसे होता है कि अगर मेरे पास ये बीकर है, इसमें कोई गैस या पानी का मॉलिक्यूल है, वो रैंडम मूव करता है ऐसे, वो यहां जाएगा पर फाइनली एक लोकेशन पर पहुंचता है, और जहां वो पहुंचता है वहां कंसंट्रेशन कम है। तो डिफ्यूजन गैस का हो सकता है, लिक्विड का हो सकता है, पर डिफ्यूजन रैंडम होता है। यहां से यहां क्यों आया? क्योंकि यहां पर गैस ज्यादा थी, यहां पर गैस कम थी। इतनी बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो डिफ्यूजन ऐसे बीकर में भी हो सकता है। लेकिन हम क्योंकि मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं, तो हम मेम्ब्रेन के आसपास भी गैस को डिफ्यूज कर सकते हैं। पर इसके लिए जो काम आता है, वो हमेशा काम आता है पार्शियल प्रेशर। अगर यहां पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 100 है और यहां पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 40 है, तो गैस इधर डिफ्यूज हो सकती है मेम्ब्रेन के आर पार। यहां तक समझ में आ रही है? बोलो, यहां तक समझ में आ रही है? ठीक है, तो डिफ्यूजन स्पेसिफिक होता नहीं, हम इसको स्पेसिफिक के अंडर जरूर पढ़ा रहे हैं, पर डिफ्यूजन हमेशा रैंडम होता है। लेकिन उसकी दिशा किस बात पे निर्भर करती है? कंसंट्रेशन या प्रेशर पर। प्रेशर बात करते हैं गैस के लिए, कंसंट्रेशन बात करते हैं किसी लिक्विड चीज के लिए या सॉलिड के लिए, जो भी आप बोल लो। क्लियर है? बोलो, ये समझ में आ रहा है? तो डिफ्यूजन कैसे होगा? जो गैस का मॉलिक्यूल है, जैसे मान लो मेरे पास ये ऑक्सीजन है यहां पर, तो ऑक्सीजन यहां कम है, तो यहां पर गैस आर पार डिफ्यूज कर सकती है मेम्ब्रेन के। तो सबसे पहले गैस का मॉलिक्यूल क्या करेगा? डिफ्यूजन करता है। किसके आर पार करता है? अक्रॉस मेम्ब्रेन। और किसके हिसाब से करता है? पार्शियल प्रेशर। किसके हिसाब से करता है? पार्शियल प्रेशर। किसको नहीं पता पार्शियल प्रेशर? पता है सबको? पार्शियल प्रेशर मतलब इंडिविजुअल प्रेशर। अब जरा मेरी बात का जवाब देना, देखें कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आई। ध्यान से सोचना, एक चित्र के द्वारा समझाएंगे, आपके लिए काम का कॉन्सेप्ट है। ये आपका एल्वेलाई है, ठीक है? यस, ठीक है, ये एल्वेलाई का सेल है यहां पे, ठीक है? ये ब्लड है यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का मान लेते हैं 100 है, यहां पर जो भी है मुझे नहीं अभी याद है, तो 40 है, या जो भी है, तो ऑक्सीजन यहां आएगी, ठीक है? बाहर से जो एयर आती है उसमें ऑक्सीजन होती है, CO2 होती है, नाइट्रोजन भी तो होती होगी, ठीक है? मैं नाइट्रोजन अंदर नहीं ला रहा हूं, क्योंकि और कुछ खोज के रखना। तुम कॉन्सेप्ट समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि गैस को आप आसानी से रोक नहीं सकते। अगर इधर नाइट्रोजन नहीं होती तो आना चाहिए, आना चाहिए ना। क्यों? तेरे लंग्स में नाइट्रोजन जाएगी, हाँ या ना? पहले बता, क्यों लंग्स में नाइट्रोजन नहीं जाएगी? बाहर है, फिल्टर लगा हमारे अंदर, बाहर 78% है? सबसे कम नाइट्रोजन होती है, सबसे ज्यादा। हाँ, नाइट्रोजन डिफ्यूज नहीं करता, कैसे रोकूंगा? गैस का अधिकार है डिफ्यूज करना। क्वेश्चन समझ में आया कुछ को? खोज के रखना। इधर आओ, पहले मैं अपना टॉपिक पढ़ाऊंगा, इधर ध्यान रखेंगे। अरे एमडी सर आएंगे, पूछना ना, सही से पता करके रखना। इधर ध्यान तो छोड़ दो, तुम्हें क्वेश्चन जिसको समझ में आ गया मैं एग्जैक्टली क्या पूछ रहा हूं उसको पता करके रखना पहले, है?
मेरी बात सुन ध्यान से, जब मैं सांस लूंगा तो 21% ऑक्सीजन जाएगी, 20.98, और उतनी ही तेरे पास नाइट्रोजन भी जाएगी लंग्स में। वो ब्लड में क्यों नहीं जा रही है? हैं? ब्लड में सॉल्युबल नहीं है, ठीक है? नहीं, कैरियर तो आगे जाने के लिए है सॉल्युबल नहीं है। हाँ भाई, तू बता, तेज बोल। बाइंडिंग एफ, चलो ठीक है, तुम खोज के, पहले क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन खोज के रखना पहले, ये इस पे आओ, मैं काम की चीज पढ़ाऊं अपनी। इधर देखो, न्यूट्रल मॉलिक्यूल लिपिड की बात कर रहे हैं। अरे इधर देखो यार तुम लोग, मैं बता दूंगा, टेंशन, पहले इधर पे, पहले मेरे को इधर चाहिए। पर आपको ये समझ में आ गया? कोई भी, रुक जा भाई, कोई भी गैस का मॉलिक्यूल अगर इधर प्रेशर ज्यादा है, दूसरी तरफ मेम्ब्रेन के आर पर कैसे जाएगा? डिफ्यूजन से। ये समझ में आ रहा है? इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि एल्वेलाई में बहुत कम सेल्स रख रह जाएं, सिर्फ 3 लेयर बचती है, बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन और 2 मेम्ब्रेन इसकी, 2 इसकी, और तो नहीं कुछ बचता। कम मेम्ब्रेन रहेगी तो डिफ्यूजन करना आसान रहेगा, सही है? मोटी लेयर्स में से डिफ्यूजन नहीं कर पाएंगे। ये हो गया। न्यूट्रल मॉलिक्यूल का मतलब है लिपिड। अगर कोई चीज लिपिड है तो वो क्या कर सकती है? डिफ्यूज कर सकती है। क्यों कर सकती है? अगर कोई चीज लिपिड है तो डिफ्यूज कर सकती है मेम्ब्रेन के आर पर। रीजन, लाइक डिजोल्व लाइक, अपने जैसे में घुलना, क्योंकि मेम्ब्रेन लिपिड है और ये चीज क्या है? मेम्ब्रेन लिपिड है और ये लिपिड है। तो लिपिड जैसी चीज जिसे हम न्यूट्रल मॉलिक्यूल कह रहे हैं, वो आसानी से आर पार जा सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है स्टीरॉयड हार्मोन, आसानी से मेम्ब्रेन पार करके साइटोप्लाज्म में आता है। याद आ रहा है किसी को? स्टीरॉयड हार्मोन्स कौन से होते हैं? ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन के रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में होते हैं, मतलब सेल के साइटोप्लाज्म में होते हैं। तो स्टीरॉयड हार्मोन आसानी से पार करके अंदर आ सकता है। क्लियर है? तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल मतलब लिपिड, वो भी मेम्ब्रेन के आर पार कैसे जा सकता है? डिफ्यूजन से जा सकता है। तीसरी चीज, पानी। पानी भी डिफ्यूज कर सकता है, पर पानी के डिफ्यूजन को कहते हैं ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन ऑफ वाटर इज ऑस्मोसिस। गलत। क्या जोड़ूं इसमें? ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन ऑफ वाटर इज ऑस्मोसिस कब? जब मेम्ब्रेन के आर पार हो रहा हो। हमेशा थोड़ी बोलेंगे। भाई मेरी बात सुनो ना, ये पानी है, इधर देखो, ये पानी का मॉलिक्यूल है। अगर ये यहां से यहां डिफ्यूज कर रही है, ऑस्मोसिस थोड़ी है। ऑस्मोसिस तो तब है जब ये मेम्ब्रेन के आर पार जा रहा है। अरे हाँ या ना, समझ में आ रहा है? ऑस्मोसिस कब बोलोगे? जब मेम्ब्रेन के आर पार जा रहा है। और पानी कब डिफ्यूज करेगा? ऑस्मोसिस कब करेगा? जहां पर हाई कंसंट्रेशन किसका होगा? पानी का। हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, इसका मतलब सॉल्ट का कम कंसंट्रेशन होगा। किधर? टू लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। इसको मैं उल्टा कैसे लिख सकता हूं? यहां पर लिखूंगा हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, उसके लिए एक वर्ड लिखता हूं हाइपरटोनिक। यस और नो? किसको नहीं समझ में आई ये बात? अगर मैं यहां पर हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर लिखता हूं तो सॉल्ट की क्या होगी? लो कंसंट्रेशन, उसको हाइपोटोनिक बोलेंगे। तो 3 चीजों का डिफ्यूजन होता है। पहला गैस का, दूसरा न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो कि क्या है? लिपिड, और तीसरा पानी का। क्लियर है? सही है? तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल, पानी और गैस, दे कैन सिंपली डिफ्यूज। गैस डिफ्यूज करता है पार्शियल प्रेशर से। पानी को बुलाने के लिए नमक चाहिए, जिधर नमक ज्यादा होगा वो पानी को बुलाता है। तो ये प्रेशर जो पानी को बुलाता है उसे कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। इसलिए जितना ज्यादा नमक उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है? बोलो। पानी को मूव कराते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर से। तीसरा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, लिपिड। बेस्ट एग्जांपल स्टीरॉयड हार्मोन, वो मेम्ब्रेन को पार कर सकते हैं। करते हैं कि नहीं? करते हैं ना? तो इसमें आप क्या एग्जांपल लिखोगे? स्टीरॉयड हार्मोन। यस? अरे कोई डाउट है? पोलर के लिए बात कर लेते हैं। यहां तक ये लिख लोगे? दिख रहा है ठीक से? चल जाएगा भाई? लिख लो, लिख लोगे नोट्स ना? इसको दिख रहा है पीछे, है ना? ठीक है, ठीक
एकदम जमा के नहीं लिख पाता यार, मैं कोशिश कर रहा हूं एकदम, है ना। इधर देखो, आगे सुनो, इधर देखो, ध्यान से सुनो। पोलर मॉलिक्यूल का क्या मतलब होता है, सुने, पहले मेरी तरफ ध्यान देते। पोलर मॉलिक्यूल दो तरीके के होते हैं। तो पोलर का मतलब यहां पर वाटर सोल्यूबल है, सही है। तो पोलर का मतलब यहां पर क्या है, वाटर सोल्यूबल। वो दो प्रकार के हैं। एक है ग्लूकोज जैसा, जो पानी में तो घुलता है पर चार्ज नहीं है, इस पे चार्ज नहीं आता। यस, यस। और दूसरा है सोडियम जैसा, जो क्या होता है, चार्ज होता है। समझ आ रहा है? अरे हाँ या ना। अब एक बहुत अच्छी चीज बताऊंगा, तुम्हारे काम की है। जो पीछे सो रहे हैं कृपया ध्यान दें, ऐसे करके, जो एसी में मस्त मजा आ रहा है, इधर ध्यान दो भाई सारे। वो नहीं है भाई, वो नहीं है, वो पता है जिसको है। जिसको पता होता है वो, उसको पता किसको बोल रहा हूं मैं। इधर ध्यान दे, देखो इधर मैं क्या बोल रहा हूं। अगर यहां पर ग्लूकोज ज्यादा है, अगर आप ये बात समझ पाए, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, खासकर किडनी वाले। अगर यहां ग्लूकोज ज्यादा है, यहां कम है, तो ग्लूकोज आसानी से मूव कर सकता है कैसे, यहां से यहां आ सकता है, चैनल्स के थ्रू। तो ऐसी चीजों के लिए मेरे पास क्या होते हैं, चैनल्स होते हैं और पंप होते हैं। चैनल किसके लिए होते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए। किसके लिए होते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए। यस। पंप किसके लिए होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए। अभी मैं इस पर आऊंगा, ध्यान से इसको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। यहां पर जगह नहीं है, मैं अगली स्लाइड पे बता रहा हूं, पहले एक बार देख लो, फिर आप बनाओगे तो आसानी से समझ में आएगा। ध्यान से देखो, ये जैसे मेम्ब्रेन है, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। मान लो मैंने यहां पर कुछ चैनल बना दिए, जैसे ये ग्लूकोज का चैनल है, ठीक है, ये ग्लूकोज का चैनल है। तो चैनल क्या करता है, मान लो ये चैनल है, तो सबसे पहले चैनल किसका बना हुआ है, चैनल किसका बना हुआ है, प्रोटीन का। यस। चीजें कैसे मूव करती हैं, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। जब चीजें हाई से लो मूव करती हैं तो उसे कहते हैं अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यस। इसमें एटीपी नहीं लगती, नो एटीपी रिक्वायर। यस, इसमें एटीपी नहीं लगती। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पोलर चीजें दो प्रकार की हैं, एक जिस पे चार्ज नहीं होता और एक पे चार्ज होता है, दोनों पर पानी में घुलती हैं। उसके लिए मेम्ब्रेन के आस पार वो ऐसे नहीं जा सकती, उसको मेम्ब्रेन के पार जाने के लिए चैनल और पंप की जरूरत होती है। चैनल किसके बने होते हैं, प्रोटीन के। यस, ठीक है, इसमें एटीपी नहीं चाहिए, इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हो, पैसिव। क्या बोलते हो, पैसिव। अब इधर की ध्यान देंगे, ये अपने पास क्या है, मान लो पंप है, ठीक है। पंप में मान लो मेरे पास सोडियम पोटेशियम पंप है ये, ठीक है, कुछ ऐसा पंप है। तो इसमें मान लो मैंने क्या किया, ध्यान देना बेटा, मैंने क्या किया, यहां से सोडियम मूव कर दिया बाहर, ठीक है, बाहर मूव कर रहा हूं। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, पंप है ये, ए लोकेशन बी लोकेशन, कहां सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ए पर, क्योंकि मैं अगेंस्ट लेके जा रहा हूं। मेरी बात सुनना ध्यान से। अगर मैं किसी पंप की बात करता हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, पंप की, तो पंप भी किसका बना होता है, प्रोटीन का। यस। चीजें कैसे मूव करती हैं, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। यस। तो जहां पहुंचेगी वहां ऑलरेडी हाई है। मेरी बात समझ में आ रही है, जहां चीज पहुंच रही है वहां ऑलरेडी हाई है, ठीक है। इसीलिए इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। यस, समझ में आ रहा है। इसके लिए मुझे क्या खर्च करना पड़ता है, एटीपी रिक्वायर है। क्लियर है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्टिव बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है सोडियम पोटेशियम पंप। अब मान लो मैं सोडियम बाहर मूव कर रहा हूं, मान लो 3 कर दे, या पोटेशियम अंदर ला रहा हूं, तो मुझे बता सकते हो सोडियम अंदर ज्यादा होगा, अगेंस्ट ले जा रहे हैं ना, अंदर ज्यादा इसलिए अगेंस्ट ले जा रहे होंगे, और इसको अंदर ला रहे हैं, जो भी है। तो हमारे पास अगेंस्ट ले जा रहे हैं, दोनों में क्या ले जा रहे हैं, अगेंस्ट। ये समझ में आ रहा है, बोलो, ठीक है। चैनल और पंप में क्या समानता है, दोनों प्रोटीन का है, दोनों पोलर मॉलिक्यूल के लिए है। डिफरेंस क्या है, एक अलोंग है, दूसरा अगेंस्ट है, ठीक है। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा था, मेरी बात सुनना ध्यान से, सुनेंगे। मैं चार्ज अनचार्ज की बात कर, इधर देखो सारे, ये कॉन्सेप्ट है। किसी भी मेम्ब्रेन पे
अगर यहां ग्लूकोज ज्यादा है, यहां ग्लूकोज कम है, अगर मैंने ग्लूकोज मूव कराया हाई से लो, कोई दिक्कत नहीं, हाई से लो चला गया। लेकिन अगर मैंने सोडियम मूव कराया हाई से लो, तो चार्ज भी मूव कर रहा है। ठीक है, ग्लूकोज के इस ग्रेडियंट को कहते हैं केमिकल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? केमिकल ग्रेडियंट। लेकिन इधर सोडियम ज्यादा है, इधर कम है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। क्योंकि सिर्फ सोडियम मूव करने से काम नहीं चलेगा, आपको चार्ज भी बैलेंस करना पड़ेगा। किसी को समझ आया ऊपर से? क्या समझ आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं, सिर्फ ग्लूकोज इधर ज्यादा इधर कम है, इसे कहते हैं केमिकल ग्रेडियंट। हाई से लो चला जाएगा, लेकिन सोडियम जब जाएगा ना, उसको चार्ज भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो हो सकता है अपने पीछे उसको ले जाए, सीएल को ले जाए। समझ आया? जैसे सोडियम इधर हाई है इधर कम है, तो सोडियम गया तो इधर पॉजिटिव ज्यादा हो गया, तो उसने नेगेटिव को साथ खींच लिया। लेकिन क्या ग्लूकोज ऐसा करेगा? नहीं करेगा। सही है, किडनी में ऐसा ही होता है, एनर्जी खर्च करके पहले सोडियम को लाते हैं, सीएल उसके पीछे आता है, फिर जब दोनों आ गए, सॉल्ट आ गया, फिर पानी आता है। एनर्जी सिर्फ किस में लगी? सोडियम में। समझ आया नहीं आया? बोलो, समझ आ रहा है? इसीलिए आप जब किडनी पढ़ोगे तो नेगेटिव चार्ज आयंस की मूवमेंट पैसिव लिखी रहती है। ठीक है, पानी की क्या लिखी रहती है? पैसिव। पॉजिटिव चार्ज वाले की क्या लिखी रहती है? एक्टिव। किसी को कॉन्सेप्ट समझ में आया ये? बोलो। ठीक है, और ये हम किसके आर पार कर रहे हैं? मेम्ब्रेन के। क्लियर? ठीक है, तो हमारे पास ये बन रहा है एक चार्ट आपके लिए। सिंपल डिफ्यूजन बताओ भाई, मैं पहले ये पूरा कर दूं, बताओ भाई फिर लिखना। हाँ जल्दी बताओ। सिंपल डिफ्यूजन हाई टू लो। यस। हाँ, प्रोटीन इन्वॉल्व है? नहीं। ठीक है, फैसिलेटेड? अरे रुक जा भाई, शांति रख। एग्जाम्पल खुद नहीं लिख लेगा? क्या क्या है? गैस, न्यूट्रल मॉलिक्यूल और पानी। पानी की मूवमेंट को क्या बोलेगा? ऑस्मोसिस। सिर्फ ये किसके लिए? मेम्ब्रेन के लिए। हाई टू लो, एटीपी? नहीं। एग्जाम्पल, चैनल? यस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट? लो टू हाई? हाँ इसमें? यस। सोडियम, पोटेशियम, पंप। अब ये 3 स्लाइड हैं तुम्हारे पास, नोट कर लो इनको। कैसे करोगे इसको? लिख लोगे तीनों? चलो, टाइम हो गया क्या? अच्छा, कोई क्लास है अभी? कौन है? नो, एक सेकेंड दो बस मुझे। तुम्हारा बैच कौन सा है? फिर बोले, वही समझाया था, फिर 2 और 1 में लगे हुए हैं। फिर 1 और 2 में लगे हुए तुम लोग। कौन कौन है तुम में से जो पेंसिल छील के रबड़ बनाता था घर पे बचपन में? हैं? पेंसिल छील के उसको पानी में डालते थे, क्या करते थे? रबड़ नहीं बनाई किसी ने ऐसे? है? बनी थी? इसको बेटा लिख लेना, सुने ध्यान से। 1 मिनट रुक जाओ, लिखते रहो इसको। लिखते रहो बेटा प्लीज, क्योंकि लिखना जरूरी है आपके लिए। लिखोगे नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूं इसमें आपके लिए। हम ये पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक है? इसकी स्लाइड चेंज कर लेना, या ये लिख लिया तो अगली स्लाइड कर दूं मैं? लिख लो।
हाँ बेटा बोल, दोबारा बोल, पूछ, पूछो पूछो, कुछ पूछना है किसी को? आज क्या डेट है? लिख लिया हो तो इसको चेंज कर रहा हूँ, खुद चेंज कर लेना, ठीक है? नहीं नहीं, मैं करवा दूंगा उसको, बोलता हूँ अभी। चैनल और गैप जंक्शन अलग है भाई, गैप जंक्शन की वो स्पेशल प्रोटीन होती है, वो सब जगह होती नहीं है। लिख लिया नहीं लिखा अभी ये? एक मिनट रुको, मैं बोलता हूँ इनको।